हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 भूगोल में सेकंड बुक में जो इंपॉर्टेंट पहला चैप्टर हम कर रहे हैं, जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को आज हम एक बार में खत्म करेंगे, वन शॉट रिवीजन करेंगे, इसके सारे छोटे छोटे कंसेप्ट्स को देखेंगे और समझेंगे कि भारत के संदर्भ में, क्योंकि सेकंड बुक में कंप्लीटली पूरा फोकस भारत पर है, भारत के संबंध में जनसंख्या क्या है, इसका वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, घनत्व यानी डेंसिटी, वृद्धि यानी ग्रोथ और संगठन यानी कंपोजिशन क्या है, पूरी जनसंख्या के लक्षण क्या है। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे कक्षा 6 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क ले सकते हैं। यानी यहां पर एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी पढ़ाई करके आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी बेहतर कर सकते हैं और निःशुल्क शिक्षा पाकर अपने पढ़ाई को और बेहतर बना सकते हैं। तो इसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं आज का ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसको हम पूरी तरह से कंप्लीटली एक सेशन में देखने वाले हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको जब मानव भूगोल के मूल सिद्धांत यानी जो पहली बुक का जब हम पहला चैप्टर कर रहे थे और शुरू के एक दो चैप्टर आपको पता है इसी सबसे रिलेटेड था, जनसंख्या और संगठन, ये सारी चीजें, तब भी मैंने आपको एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द बताया था जिसकी चर्चा हमने बार बार की थी, वो था मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स। जब भी हम जनसंख्या को देखते हैं, जब भी हम पॉपुलेशन का अध्ययन करते हैं, तो मानव संसाधन या ह्यूमन रिसोर्स को ध्यान में रखकर केंद्रित करके करते हैं। यानी मानव जो कि उसकी गिनती की जा रही है वो इसलिए कि वो एक संसाधन है, उस गिनती में उसके क्या क्या लक्षण और किस किस तरह का वितरण दिखाई पड़ रहा है, ये सारा चीजें हम देखते हैं। यानी कहां पर ज्यादा है, कहां पर कम है, टोटल कितनी जनसंख्या है, इसके अलावा जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण कैसा है, यानी इसको हम कहते हैं व्यावसायिक संगठन कैसा है, वो ग्रामीण जनसंख्या है कि शहरी जनसंख्या है, वो शिक्षित है कि अशिक्षित है, वो कुशल है कि अकुशल है, महिलाएं अधिक हैं कि पुरुष अधिक हैं। ये सारी की सारी चीजें जब हम देखते हैं तो उसको हम पूरा कंबाइन करके इस तरह के चैप्टर पर आते हैं कि भाई जनसंख्या क्या है। फिर आता है सवाल उसके वितरण पे। वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जनसंख्या कहां अधिक है, कहां कम है, कहां मध्यम वर्ग में है। तो फिर वहां से एक शब्द निकलता है जनसंख्या घनत्व, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी। कहीं पर एक ही जगह पर बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं, कहीं पर बहुत कम लोग रह रहे हैं, ये सारी चीजें आती हैं। फिर इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज आती है वृद्धि, यानी क्या जनसंख्या हमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है या घट रही है। इसका आकलन करने के लिए हर 10 साल पर एक शब्द निकल कर आता है जिसे आप बार बार सुनते होंगे, जिसको हम कहते हैं क्या, जनगणना। ठीक है, क्या कहते हैं, जनगणना, यानी जिसको हम अंग्रेजी में इसको कहते हैं सेंसस। सेंसस, ठीक। इस जनगणना के माध्यम से ही पूरी की पूरी कहानी बनती है और पूरी की पूरी चीजें दिखाई पड़ती हैं। और फिर आखिर में आता है संगठन, यानी कॉम्पोजिशन, की वो जनसंख्या है कैसी, कुशल अकुशल, व्यवसाय उसका क्या है, वो प्राथमिक सेक्टर में लगी हुई है, द्वितीय क्षेत्र में लगी हुई है, तृतीय क्षेत्र में लगी हुई है। ये सारी चीजें हम मूलतः देखने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। बड़ा मजेदार और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बिल्कुल इसी सेशन में आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। डेटा वाइज मैं आपको बता दूंगा कि जो हमारा रिसेंट जनगणना हुआ है उसमें क्या क्या आया है। हाँ, इसके अलावा मैं एक जनसंख्या पर बेस्ड एक अलग छोटा सेशन जरूर बनाने वाला हूं, उसको भी आप जरूर देखेंगे। अब देखिए, इसमें अगर इसके हम परिचय या इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले बात आएगी कि किसी भी देश की जो जनसंख्या होती है वो एक महत्वपूर्ण घटक होती है। महत्वपूर्ण घटक क्यों होती है? क्योंकि हम क्या करते हैं आज की दुनिया में, पूरी दुनिया में मानव को क्या माना जा रहा है? मानव को माना जा रहा है संसाधन। ध्यान से समझिएगा इन चीजों को, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। फिर आप आंसर राइटिंग करने में ना आइडियाज निकाल के आ पाएंगे। ये पॉइंट्स रटने से कुछ, ये तो आपको एक ओवरव्यू दे देगा, लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए कि कैसे हम चीजों को कनेक्ट करके आंसर फ्रेम करें। ठीक है जी। तो मानव को एक संसाधन समझा जा रहा है। जैसे दुनिया में हर देश में कोयला पाया जाएगा, एनर्जी पाई जाएगी, इसके अलावा बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाएंगे, लौह अयस्क पाए जाएंगे, उसी तरह पूरी दुनिया में मानव भी एक संसाधन है। ठीक, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग का संबंध मानव से होता है। अच्छा, ये भी रिलेशन समझ लीजिए। मानव अपने आप में एक संसाधन है। इस संसाधन में जब हम क्या करते हैं, मूल्य वृद्धि करते हैं। मूल्य वृद्धि, ध्यान से समझिए, जिसको हम क्या बोल देते हैं, वैल्यू एडिशन। वो वैल्यू एडिशन या मूल्य वृद्धि कैसे करते हैं? अच्छी शिक्षा देकर, अच्छा स्वास्थ्य देकर, अच्छा उसको स्किल डेवलपमेंट करके। तो फिर क्या होता है, यही मानव संसाधन पूरी दुनिया में बन जाता है मानव पूंजी। ठीक, मानव पूंजी, यानी जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ह्यूमन कैपिटल, यानी ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन कैपिटल में परिवर्तित हो जाता है
और जैसे आप बाकी पूंजी लगा के कोई बिजनेस बढ़ा लेते हैं और फायदा कमाते हैं, पूरी दुनिया में भी इस संसाधन को मानव पूंजी के रूप में बनाकर फिर हम उसका इन्वेस्ट करते हैं और पूरी दुनिया में हम अच्छी चीजें निकाल कर ले आते हैं। इसीलिए मनुष्यों की जनसंख्या की गणना की जाती है, उनका एक लेखा जोखा ब्यौरा रखा जाता है ताकि उनको क्या किया जा सके, मूल्य वृद्धि किया जा सके। मूल्य वृद्धि कैसे? सरकार आपको जितनी योजनाएं देगी, जो जो सुविधाएं प्रदान कर रही है, आपसे कर भी वसूल रही है, ये सब कुछ करने के लिए उसके पास एक डेटा या एक आंकड़ा होना चाहिए कि आखिरकार जनसंख्या है कितनी, कहां ज्यादा बसी है, कहां कम बसी है और कहां इसके लिए संबंधित समस्याएं हैं। दूसरी चीज यह है कि मानव इसलिए भी इंपॉर्टेंट इसकी जनसंख्या से है क्योंकि जितने प्राकृतिक संसाधन हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्सेस, पानी है, इसके अलावा पूरा आपका वातावरण है, जो खनिज पदार्थ हैं, सारी चीज, जल है, जल जंगल जमीन जिसको हम कहते हैं, इन सब का इस्तेमाल कौन करता है? मानव ही तो करता है। और हम मानव भूगोल पढ़ भी रहे हैं कक्षा 12 में। तो इसलिए ये जनसंख्या होती है पूरी किसी भी देश की बड़ी महत्वपूर्ण। किसी देश या प्रदेश की क्षमताओं का विकास मानव पर निर्भर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वहां का मानव अच्छा पढ़ा लिखा है, वहां के मानव में स्किल या जिसको कह सकते हैं कौशल विकास हुआ है, तो वहां क्या होंगी? क्षमताएं बेहतर होंगी। आप देखते होंगे कि कुछ, जैसे आप भारत में उन राज्यों को उठाइए जहां पर शिक्षा बेहतर है, स्वास्थ्य बेहतर है, तो वो आपको कई इंडिकेटर्स में ऊपर दिखाई देंगे। जैसे केरल का एग्जांपल ले लीजिए। कई राज्य ऐसे होते हैं जहां कहा जाता है यहाँ के लोग बहुत परिश्रमी हैं, व्यापार में बहुत आगे हैं। गुजरात को ले लीजिए। तो अब होता क्या है, किसी देश या प्रदेश की क्षमताओं का विकास मानव पर निर्भर करता है। किसी देश की रक्षा, उसके आर्थिक विकास और कल्याण में जनसंख्या का महत्वपूर्ण भाग होता है। एक एक शब्द को समझ के चलना है। किसी देश की रक्षा कौन करेगा? लोग करेंगे। आप बचपन में नारा लगाते थे ना, देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, ऐसा। तो ये जो रक्षा होगा, इस रक्षा में केवल सीमा पे बंदूक लेकर ही खड़ा होना नहीं है, वो तो है ही सबसे महत्वपूर्ण। इसके साथ साथ आपको शोध करने हैं, रिसर्च करने हैं। आपको पता है भारत में कितना मेक इन इंडिया का चल रहा है, और आजकल न्यूज आ रही है कि भारत में वही सैनिक हथियार इस्तेमाल करेंगे जो भारत में बना होगा। DRDO आपने सुना होगा, जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो रक्षा अनुसंधान में काम करती है। इसमें कौन कर रहा है? लोग ही तो कर रहे हैं ना। तो लोग यहाँ की रक्षा, यहाँ के आर्थिक विकास, जो आर्थिक क्रियाएं करते हैं, ठीक, आर्थिक क्रियाओं के बारे में कई बार मैंने चर्चा की है कि पैसा कमाने के लिए आप जो भी आर्थिक क्रिया करेंगे, वो आर्थिक क्रिया, जो भी काम आप करेंगे वो आर्थिक क्रिया होती है। इसके 3 भाग मैंने आपको बताए हैं बार बार। प्राथमिक यानी कृषि संबंधित, खनन, मत्स्य पालन, सब कुछ, पशुचारण। द्वितीयक यानी विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग। तृतीयक यानी सेवा। ये जो आर्थिक क्रियाएं सब लोग ठीक से करते हैं, इसमें अच्छा अपना आउटपुट निकाल के लाते हैं, तो वहां से फिर क्या होता है? आर्थिक विकास होता है, और उससे फिर लोगों के कल्याण होगा। क्योंकि आर्थिक विकास होगा, टैक्सेस आएंगे, पैसा आएगा, तो लोगों का वेलफेयर होगा। वेलफेयर करने के लिए सरकार बैठी है। अतः जनसंख्या किसी भी देश का महत्वपूर्ण संसाधन है। अच्छा, ये कल्याण भी करने के लिए जनसंख्या का गणना होना, जनगणना होना जरूरी है। भाई कितने लोग हैं जो वृद्ध हो चुके हैं, जो विकलांग हैं, ये कैसे पता चलेगा? तो सरकार उसके लिए पॉलिसी बनाएगी। तो जनसंख्या किसी भी देश का महत्वपूर्ण संसाधन है, इसलिए जनसंख्या को मानवीय संसाधन, अभी जो मैं कह रहा था, ह्यूमन रिसोर्स भी कहा जाता है। ठीक, क्योंकि ये खुद अपने आप में एक संसाधन है जिसका इस्तेमाल करके हम सारी चीजें कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? क्लियर? धीरे धीरे हम पूरे चैप्टर को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। वर्तमान में भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़, 121.5 भी है प्रिसाइजली। तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, और चीन के बाद ये दुनिया में हम दूसरे पर हैं। यदि हम 3 महाद्वीप, ध्यान से समझिए, उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या को मिला दें, तो भी भारत की जनसंख्या उससे अधिक है। अब सोच लीजिए, ऑस्ट्रेलिया वाले महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ओशियानिया पूरा है। अगर आप दक्षिण अमेरिका में चले जाइए तो लगभग 14-15 कितने देश हैं? फ्रेंच गियाना, सूरीनाम, इक्वेडोर, चिली, पेरू, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे, बोलीविया, ब्राजील, अर्जेंटीना, सारे देश हैं। सोच लीजिए इन देशों। उसके बाद उत्तरी अमेरिका में आप चले जाइए तो क्या कौन कौन से देश हैं? अमेरिका है, मैक्सिको है, कनाडा है। ठीक, इन देशों को मिला दे तो भी भारत की जनसंख्या उससे अधिक है। इससे पता क्या चलता है? अब पूरी दुनिया में लगभग, अभी मैं आपको डेटा और दिखा दूंगा, लगभग 2.5% आबादी, जमीन पर हम 17.5% की आबादी लेकर जी रहे हैं। अब यहीं से आपको इस चैप्टर में घुसना है, समझ लेना है सारी चीजें। इसका मतलब हमारे यहां क्या है? कम जगह में ज्यादा लोग रह रहे हैं। बाकी इतने सारे देश, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को मिला के हम, भारत की जनसंख्या उससे अधिक है। और अगर उन देशों को आप देखें, 1 या 2 देश छोड़ दें, तो लगभग सभी विकसित और हमसे बेहतर है हर कई मामलों में। क्यों? क्योंकि उन्होंने जनसंख्या पर थोड़ा नियंत्रण किया है, और अपनी जनसंख्या को जो उनकी मानवीय संसाधन है, उसको मानवीय पूंजी, ह्यूमन कैपिटल में अच्छा चेंज किया है। और ह्यूमन कैपिटल में चेंज करने के लिए जनसंख्या का नियंत्रण में होना भी जरूरी है। उसको समझेंगे हम सारी चीजें। तो ये बातों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है।
तो एक तो ये आपके लिए मैंने डेटा पेश किया है जिससे आप क्या कर सके, समझ सके। देखिए ये उत्तरी अमेरिका वाला है, ये दक्षिण अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये 3 कॉन्टिनेंट को अगर आप मिला दें तो भी भारत की जनसंख्या उससे अधिक है। तो ये आपको समझ के चलना है। किसी भी राष्ट्र का विकास, अब हम क्या करेंगे, वितरण को थोड़ा देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि भारत में किस तरह से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं राज्यों की जनसंख्या एग्जैक्टली आपको डेटा वाइज नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपको आइडिया देता हुआ चलूंगा कि वितरण कैसे करना है, कैसे बटा हुआ है जनसंख्या। ठीक है, किसी भी राष्ट्र का विकास उसके प्राकृतिक और मानवीय संसाधन पर निर्भर करता है। यह वर्ड बार बार यूज हो रहा है, ध्यान रखिएगा। जनसंख्या वाले चैप्टर में जब आप आंसर लिखेंगे तो इस मानवीय संसाधन वर्ड का यूज आप जरूर करिएगा, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर केवल देखना चाहता है कि जनसंख्या को आप किस दृष्टि से देख रहे हैं, तो उसको आप मानवीय संसाधन की दृष्टि से जरूर दिखाइएगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व का लगभग 2.4 है, परंतु 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की 17.5% आबादी भारत में निवास करती है। ठीक समझ लीजिए, पूरे विश्व में हमको जगह मिली है कितनी, इतनी, और जनसंख्या हमने लगभग घेर रखी है इतनी। अरे बात समझ में, तो ये जरूरी है समझना। इससे क्या निकल कर सामने आता है कि जो जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व जो है वो हमारे यहां ज्यादा है। ठीक, क्या है अभी मैं बताऊंगा, 382 है और कैसे क्या कहते हैं, सब चीज समझेंगे। अब ये जनसंख्या घनत्व कई समस्याओं को जन्म देता है, इसको भी थोड़ा देखेंगे अभी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा राष्ट्र है। ठीक है, ये समझ लीजिए। अगर आप देश वाइज देखें तो पूरी दुनिया में जो जमीनें हैं उस हिसाब से हम 7वें स्टेट हैं, हालांकि उसमें भी बहुत गैप है पहले और 7वें में, परंतु जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। इस तथ्य की पुष्टि इस बात से हो जाती है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है, 121.5 मान लीजिए, जिसमें पुरुष जनसंख्या 62 करोड़ के आसपास और महिला जनसंख्या 58 करोड़ के आसपास है। ठीक, यानी हम 121 करोड़ तक पहुंच चुके हैं, 1.25 अरब जिसको कह सकते हैं आप। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी 2021 की जनसंख्या के बाद और बढ़ने वाला है। तो वो वितरण में एक डेटा आप वो ध्यान रखिए, यानी अगर आप वर्ल्ड वाइड वितरण देखिए भारत के संदर्भ से, इस वाले बुक में, इस चैप्टर में भारत के संदर्भ से ही बात होनी है, इसमें दुनिया के अलग अलग देशों का वितरण नहीं देखना है। भारत के संदर्भ से अगर आप देखें तो 2.5% के जगह पर 17.5% लोग रह रहे हैं दुनिया के। अच्छा, अब जनसंख्या के बारे में 2-4 इंपॉर्टेंट चीजें और ध्यान लीजिए। प्रति 10 वर्ष पर जनसंख्या होती है, पहली बार 1872 में हुई और 1881 के बाद रेगुलर होती है। ठीक है, ये हिस्ट्री में ही मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक है, जनसंख्या किसी देश का एक महत्वपूर्ण मानव संसाधन है, अभी मैंने चर्चा की। भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 121.05 करोड़ है, जो विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, और भारत के क्षेत्रफल विश्व का 2.4% है। ये 2-4 चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। क्यों ध्यान रखनी है? अक्सर क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा कि भारत में कई मूलभूत समस्याओं के लिए जनसंख्या का अधिक होना क्यों एक कारण है। उसमें आप बताएंगे कि भैया हम दुनिया में हमारे पास जमीन जो क्षेत्रफल है केवल 2.4% है, पर रहने वाले लोग 17.5% है। इसका मतलब कि कम जगह पर ज्यादा लोग रह रहे हैं, जिस कारण मूलभूत साधनों पर दबाव बढ़ता है, जैसे परिवहन पर, जैसे शिक्षा पर, जैसे स्वास्थ्य पर। कोविड में क्या हुआ? कोविड में आपने देखा ना, एक बेड के लिए 25 लोग लाइन में खड़े थे। यह जनसंख्या का दबाव था, है ना। तो इससे समस्या उत्पन्न होती है। आप हर चीज में, न्यायपालिका में चले जाइए तो आप देखेंगे आपको कि 10-10 लाख पर केवल 2-2, 4-4 जजेस हैं। तो अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इस बात को बोला। तो जनसंख्या का ज्यादा होना इस तरह की समस्याओं को क्रिएट करता है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, ये डेटाज आपको जरूर ध्यान में रखने हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जिसमें 19 करोड़ से लेकर 20 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, अब वो 24 करोड़ हो गई है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, जिसमें 6 लाख के आसपास जनसंख्या है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, लगभग 2.25 करोड़, और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, 64,000। तो ये जनसंख्या से रिलेटेड कुछ आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं। 1-2 आंकड़े और आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व तो मैंने पहले चैप्टर में बताया था, जब मैं पहले बुक 1 का कर रहा था, कि 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर जितने लोग रहते हैं उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो भारत में ये कितना है? 382। आगे इसकी चर्चा आएगी। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं है, कहीं ज्यादा कहीं कम। जैसे सबसे अधिक बिहार में है। ठीक, बिहार जैसे राज्य में 1102 है, अरुणाचल जैसे राज्य में 17 है केवल। ठीक,
अगर केंद्र शासित प्रदेशों को मिला ले तो सबसे अधिक दिल्ली, ठीक, दिल्ली में कितना है, 11,000 के ज्यादा है या कुछ ज्यादा है, अभी डेटा आ जाएगा आपको, 11,000 से भी ज्यादा है। बस बिहार के बाद पश्चिम बंगाल है 1028, ठीक, वेस्ट बंगाल। तो अब आप देख सकते हैं कि 1 वर्ग किलोमीटर में 11,000 तक लोग रह रहे हैं। ये समझ रहे हैं आप दबाव कितना बड़ा है। तो ये जनसंख्या घनत्व का आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जनसंख्या से रिलेटेड एक डेटा आपको मैं देता चलूंगा, जैसे हमारे यहाँ साक्षरता दर 74.04, आप 74% के आसपास है। तो ये मैं आपको टाइम टाइम पर बताता रहूंगा। फिलहाल आप इन डेटास को बिल्कुल ध्यान में रखें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बिल्कुल चिंता मत करिएगा, सारी चीजें मिलेंगी आपको। अब जनसंख्या के वितरण में आगे देखते हैं कि भारत एक विशाल देश है और इस विशालता के कारण देश के सभी भागों में एक सी परिस्थितियां नहीं पाई जाती। अभी एक उदाहरण तो अभी दिया मैंने कि अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व तो 17 है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में केवल 17 लोग, और उत्तर प्रदेश में 838 के आसपास, बिहार में 1102। ये क्या दिखाता है, ये अच्छा, ये इसके होने का कारण भी होगा ना जी। कारण क्या होगा, कारण ये हो सकता है कि भाई जिस जगह पर अच्छी जलापूर्ति, अच्छा वर्षा, कृषि के लिए अच्छी जमीन, उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर और मूलभूत सुविधाएं जहां पर इकट्ठी हों, जहां पर मिल सकें, रोजगार के अवसर, वहां पर ज्यादा जनसंख्या होगी। और कहीं पहाड़ी इलाके हैं, अनइवन टेरेन है, वहां पर कृषि नहीं हो सकती, जीविकोपार्जन के लिए समस्या है, तो वहां दिक्कतें होंगी, ठीक। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां भी क्या होती हैं, अलग होती हैं। प्राकृतिक यानी वहां पर कैसी जमीन है, कैसा वातावरण है, कैसी जलवायु है। आर्थिक यानी वहां पर इंडस्ट्रीज ज्यादा हैं कि कृषि के लिए, क्षेत्र के लिए कार्य हो सकता है कि नहीं, विनिर्माण के लिए या सेवा क्षेत्र में बीपीओ वगैरह कुछ लग सकते हैं कि नहीं। सामाजिक यानी वहां पर लोग मिलजुल के रह रहे हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं ऐसा इलाका है जहां रोज दंगे फसाद होते हों। इसके अलावा सभी जो रीति रिवाज हैं वो कोई आर्थिक क्रियाओं में बाधा ना बन रहे हों। राजनीतिक, ऐसा तो नहीं कि वहां पे गवर्नमेंट टिक के नहीं रह पाती हो। अब उदाहरण पाकिस्तान का ले लीजिए, कोई सरकार 5 साल रह ही नहीं पाती, तो ऐसा तो नहीं है कि वहां की राजनीतिक परिस्थितियां खराब हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो किसी भी जगह की जनसंख्या के वितरण का एक कारण बनती हैं। वितरण मतलब क्या है, कहां कितनी जनसंख्या है। हम भारत के संदर्भ में लेके चल रहे हैं, तो भारत में अलग अलग राज्यों में भी ये सारी परिस्थितियां देखी जाती हैं, ठीक, क्लियर है। आगे चलिए, अब देखिए, अब मैंने ये छोटा सा आपके पास आंकड़ा आपके लिए प्रस्तुत किया है, इस आंकड़े को समझ लीजिए। बाकी स्टेट वाइज पॉपुलेशन तो आप देख ही सकते हैं। अब देखिए यहां पर पॉपुलेशन, अब इसको भी क्लियर करता हूं। अब देखिए अब जनसंख्या पूरी भारत में कहां कितने परसेंट है, तो भारत का 16.5% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में 9 कुछ परसेंट, बिहार में 8%। अब एक चीज ध्यान दीजिए, बिहार में जनसंख्या केवल 8% है, पर जनसंख्या का घनत्व कितना है, सबसे ज्यादा, ठीक। पश्चिम बंगाल 7%, 7.54, राज्यों के साथ साथ राजस्थान 5.66, मध्य प्रदेश 16.09, तमिलनाडु 5.96, कर्नाटक 5%, गुजरात लगभग 5%। पूरे देश का लगभग 76% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन देश की 3/4 जनसंख्या इन 9 राज्यों में निवास करती है। दूसरी ओर, अब ध्यान से समझिए, 76% जनसंख्या, भारत में कितने राज्य हैं आज की डेट में, जल्दी बताइए, 28, 29 थे पहले, जम्मू कश्मीर हट गया, अब वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया। 28 राज्यों में से 9 राज्यों में केवल 76% जनसंख्या है। पहले तो ये आप समझ लीजिए, इस कहानी को भी समझ लीजिए। इन 9 राज्यों में ही 76% की जनसंख्या है। क्या कारण है भाई इन राज्यों में, ध्यान से देखिए जरा इन राज्यों को, फिर दोहराता हूं। उत्तर प्रदेश, विजुलाइज करिए, ये रहा जी अपना उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र, ये रहा जी महाराष्ट्र। बिहार, ये रहे बिहार जी। पश्चिम बंगाल, ये देखिए वेस्ट बंगाल यहां आ गया। इसके अलावा राजस्थान यहां आ गया, ठीक है, हाँ। इसके अलावा मध्य प्रदेश, ये आ गया मध्य प्रदेश। तमिलनाडु यहां आ जाइए नीचे, कर्नाटक यहां आ जाइए, ठीक है, गुजरात यहां आ गए, ठीक है। और कोई राज्य, 9 राज्य हो गए। अच्छा, अब जरा इन राज्यों को ध्यान से देखिए। अगर आप ये कड़ी मिलाइए, यहां से उठ के आप यहां आ जाइए, ये कौन से राज्य हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां एक नदी कौन सी बहती है, तो कौन सी नदी है, गंगा यमुना, 2 आप कह सकते हैं, गंगा, यानी ये गंगा का मैदानी भाग है। क्यों ना हो जनसंख्या यहां ज्यादा। यहां 2-4 चीजें आप अभी, मैं आगे आएंगी पॉइंट्स, लेकिन अभी क्लियर करते चलिए ना। अब यहां क्या होगा, यहां पर आपको कृषि के लिए अच्छी जमीन मिल जाएगी, जो मिलती है, ठीक। गेहूं, धान, ये सारी चीजों का प्रोडक्शन यहां पर होता है। इसके अलावा दुग्ध पालन भी होता है, पशुचारण के लिए भी जगह है तो पशुपालन भी होता है। सारी चीजें आपको यहां देखने के लिए मिल जाती हैं। अच्छा,
इसके अलावा आप ये गुजरात में, ये राजस्थान में आ जाइए। अब राजस्थान में क्या है, आपको राजस्थान में भी आप देख सकते हैं कि व्यापारिक गतिविधियां कुछ होती हैं, ठीक है, वहां भी आप इजिली इसको देख सकते हैं। कृषि बहुत नहीं है, लेकिन क्षेत्रफल यहाँ का ज्यादा है, तो यहाँ ऑयल रिफाइनरीज भी हैं, यहाँ पर तेल के भी स्रोत हैं, तो बीकानेर के आसपास ये सारी चीजें हैं। गुजरात में आ जाइए, व्यापारिक स्तर पर बहुत अच्छा प्रदेश, भूमि ठीक है, यहाँ पे नदियां भी पाई जाती हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए यहाँ पर ये समुद्र के किनारे है, ठीक, तो यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी हो जाता है, आर्थिक गतिविधियां चलती रहती हैं। महाराष्ट्र, यहाँ मुंबई और महाराष्ट्र को तो आर्थिक राजधानी के रूप में भी मुंबई को देखा जाता है। कर्नाटक ठीक ठाक, आपको यहाँ कृषि मिल जाएगी और इसके अलावा समतल भूमि भी मिल जाएगी आपको। अब ये मध्य प्रदेश तो बात ही मत करिए, ये भी आपको यहाँ पे खनिज पदार्थ प्लेट्यूज में मिल जाएंगे, इसके अलावा कृषि भी हो जाएगी, सोयाबीन वगैरह में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है। अब यहाँ पे उज्जैन जैसे शहर है, यहाँ सिप्रा नदी, नर्मदा नदी, सारी नदियां भी यहाँ पाई जाती हैं। अब ये जो राज्य हैं, यहाँ पर दो चार चीजें आप देख सकते हैं, ठीक। एक तो आपको ये दिखाई पड़ जाएगा कि कृषि के लिए अच्छी भूमि है, आर्थिक या तो आर्थिक गतिविधि है, या तो इनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंध है, ये 2-3 फीचर आपको मिल जाएंगे, इसलिए यहाँ पर क्या है, जनसंख्या ज्यादा है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर 1%, अरुणाचल प्रदेश 0.84, उत्तराखंड 0.83, इन राज्यों में जनसंख्या बहुत कम है। क्यों कम है भैया? क्योंकि यहाँ पर उतनी प्लेन एरियाज नहीं है। अधिवास, अभी हमने लास्ट चैप्टर 10 पढ़ा था अधिवास वाला, उसमें हमने देखा था कि कैसे पहाड़ों में प्रकीर्ण आवास होते हैं दूर दूर, वहां पे बनाने लायक अच्छी जगह नहीं है, समस्याएं रहती हैं, तो वहां जनसंख्या कम है, कृषि के लिए भी अच्छी भूमि नहीं रहती है। तो ये बहुत क्लियर लॉजिक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन वितरण आप देख के समझ सकते हैं कि क्यों किन प्रदेशों में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है, किन प्रदेशों में कम है। क्लियर है जी? चलिए आगे और क्लियर होगा, डोंट वरी। जहां तक केंद्र शासित प्रदेशों का संबंध है, भारत की सबसे अधिक जनसंख्या दिल्ली में, वहीं सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप की है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अब दिल्ली में भी देख लीजिए, दिल्ली के जनसंख्या अधिक होने के कई कारण हैं। एक तो प्रशासनिक शहर है, पूरे देश की राजधानी है, इसके अलावा वहां अगल बगल उद्योग भी हैं, दिल्ली में भी थे, अब तो काफी एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना दिया गया है, तो अगल बगल उपनगर जो फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, दादरी जैसे बन गए हैं, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र बन गए हैं, जहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो वहां लोग जाकर बसते हैं। भारत का जनसंख्या का यह असमान वितरण भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारणों से है। सभी कारणों को देख लीजिए। भौतिक क्या कारण है? क्योंकि वहां का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है, नदियां हैं, समतल जमीन है, तो इसलिए जनसंख्या है। सामाजिक कारण क्या है? वहां पे पहले से सभ्यता विकसित हुई है, समाज वहां बसा हुआ है, लोग आकर रहे हैं। आर्थिक कारण क्या है? मैंने अभी बताया आपको कि वहां पे औद्योगिकरण है, गुजरात जैसे राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी है, कॉटन वगैरह का प्रोडक्शन है, तो आर्थिक गतिविधियां वहां चल रही हैं। ऐतिहासिक, जैसे आप दिल्ली को ले लीजिए, पुराने जमाने से ही भारत की 1911 में इसमें राजधानी घोषित कर दी अंग्रेजों ने। उससे पहले जब मुगल सल्तनत था तब भी वहां से थ्रोन चला करता था, तो आगरा से वहां शिफ्ट हो गया था। तो ये ऐतिहासिक रीजन भी रहे, ऐतिहासिक कारण भी रहे इन शहरों के अधिक क्या होने के, जनसंख्या वितरण होने के। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो है जनसंख्या घनत्व। तो जाहिर सी बात है, वितरण के बाद घनत्व पे आएंगे। जिन राज्यों में ज्यादा जनसंख्या है, फिर घनत्व वहां पर ज्यादा होने लगेगा। अगर क्षेत्रफल अगर ज्यादा है तो कम घनत्व होगा। अब जनसंख्या घनत्व का सीधा मतलब मैंने कई बार आपको बताया है, उसका मतलब यह है कि अगर 1 वर्ग किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं वो जनसंख्या घनत्व कहलाती है। यानी 1 किलोमीटर सीधा जाइए, फिर घूम जाइए 1 किलोमीटर, फिर घूम जाइए 1 किलोमीटर, फिर घूम के वहीं आ जाइए 1 किलोमीटर, इस एरिया में जितने लोग रहेंगे उस क्षेत्र के हम उसको जनसंख्या घनत्व मानते हैं। ठीक, जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या से अभिव्यक्त किया जाता है। यदि जनसंख्या के घनत्व के दृष्टिकोण से देखें तो राज्यों में सबसे अधिक बिहार में 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर में है, और सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश 17 में है। ये डिफरेंस आप देख लीजिए। यानी अगर आप बिहार में जाएंगे तो 1 किलोमीटर में आपको 1106 लोग रहेंगे, और अगर आप अरुणाचल प्रदेश में आएंगे तो कितने हो जाएंगे? 17 लोग हो जाएंगे। जहां तक केंद्र शासित प्रदेशों का प्रश्न है, सबसे अधिक जनघनत्व दिल्ली में है 11,320 व्यक्ति। ठीक है, ये कॉमा है, पॉइंट मत समझिएगा इसको, 11,000 है। और सबसे कम जनघनत्व अंडमान निकोबार द्वीप में 46 व्यक्ति केवल मिल जाएगा। तो ये आप डिफरेंस देख रहे हैं। ये डिफरेंस मैंने आपको इसके कारण अभी समझाए भी थे, आगे भी कारण आपको देखने के लिए मिलेंगे। भारत के कुछ राज्यों में तो जनसंख्या का घनत्व भारत के औसतन घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। वो तो है ही, हमने देख ही लिया। तो भारत का जो एवरेज जनसंख्या घनत्व है 382 है, लेकिन कई राज्यों में 500 से ऊपर, 800 से ऊपर, 1000 से ऊपर है। जन घनत्व के अनुसार भारत को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 कौन कौन से भागों में जन घनत्व है देख लीजिए।
सघन जनघनत्व वाले। ये मैप में आप देख सकते हैं, जो ज्यादा रेड है वो ज्यादा सघन जनघनत्व वाले हैं, और जो कम रेड है वो कम जनसंख्या घनत्व वाले हैं। तो अगर आप यूपी बिहार को देखिए, बंगाल को देखिए, तो ये दोनों तीनों ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले हैं। ये थोड़े इलाके कम जनसंख्या घनत्व के हैं, बाकी उसी हिसाब से फिर केरल, तमिलनाडु, ये सारा आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अब सब सघन वाले में वे प्रदेश आते हैं जहां जनसंख्या का औसत घनत्व 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। ऐसे प्रदेशों में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, असम, त्रिपुरा, दिल्ली, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और गुजरात शामिल है। ठीक है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दें, असम के अलावा नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दें थोड़ा सा, तो सारे के सारे लगभग जो स्टेट्स हैं, राजस्थान वगैरह को छोड़ के, तो ये सभी मेन स्टेट्स किसमें हैं? सघन जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में आते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, जिनका 300 से अधिक है। दूसरा डिवीजन, अब इसमें और देख लीजिए, दिल्ली में 11,320 है, सबसे अधिक। अब जनसंख्या यहां सघन है, तो इसके कारण क्या है? अब देखिए, दिल्ली का अगर आप देख लें, यह एक शहरी क्षेत्र है जहां अनेक सुविधाएं होने से काफी लोग रहते हैं। यहां अनेक उद्योग धंधे हैं जिनमें लाखों श्रमिक काम करते हैं, ये उदाहरण हमने देख लिया था। परिवहन और व्यापार पूर्ण सुविधाएं हैं, यहां पर ट्रांसपोर्टेशन है, व्यापार है। यह भारत की राजधानी है, जिससे यहां सरकारी कर्मचारी बहुत है। ये मैंने आपको पहले ही बताया भी कि क्योंकि वो हमने जब अधिवास देखा था तो देखा था प्रशासनिक शहर होते हैं, तो ये एक प्रशासनिक शहर भी है। यहां पर व्यापार और परिवहन भी ज्यादा है, बहुत सारे श्रमिक भी काम करते हैं, और शहरी क्षेत्र होने से सुविधाएं भी ज्यादा हैं, और जनसंख्या यहाँ पर क्या है, इस कारण बहुत ज्यादा सघन है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा विभाजन के बाद बड़ी मात्रा में यहाँ शरणार्थी आकर बस गए थे। इसका समीपवर्ती क्षेत्र उपजाऊ है, यहाँ यमुना नदी से होकर गुजरता है, तो समीप के सारे क्षेत्र, खास करके जो नॉर्थ इंडिया है, मेरठ वगैरह का, हरियाणा का आसपास का एरिया जो है, यहाँ पे हरित क्रांति सबसे ज्यादा भी आई थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पर व्यापारिक मंडियां भी बहुत सारी हैं, दिल्ली के आसपास आजादपुर मंडी और इस तरह की। बिहार और बंगाल में भी सघन जनसंख्या के कई कारण है। ठीक है, तो वहां क्या है, यहाँ गंगा की निम्न घाटी में स्थित है, जो बहुत उपजाऊ है। जलोढ़ मिट्टी जो है, जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पर ज्यादा पाई जाती है, तो यहाँ पर अच्छा खेती हो जाता है बिहार बंगाल के आसपास। वर्षा अधिक होती है, इस कारण यहाँ चावल की एक वर्ष में 3-3 फसलें भी पैदा की जाती हैं, कई जगह, ज्यादा तो नहीं। तो जो चावल के लिए 200 से 250 सेंटीमीटर का बारिश चाहिए, वो लगभग प्राप्त हो जाता है, और इसलिए चावल बंगाल, और आपने सुना होगा भात, मच्छी भात बहुत फेमस डिश है बंगाल का। तो बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल में चावल की कई फसलें भी उगाई जाती हैं। सरयू, बावन, मंसूरी, ये सब चावल की फसलें किस्में हैं जो यहाँ पर उगाई जाती हैं, जो बड़ी महत्वपूर्ण रूप से काम आती हैं। यहाँ लोहा और कोयला पास में मिलता है, जिससे उद्योग धंधों का विकास हुआ है। पूरा जो राजमहल हिल्स है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, झारखंड बिहार के आसपास, ये सब कुछ आप देख रहे हैं। कोलकाता एक बड़ा बंदरगाह है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की घाटियों का उपज निर्यात हेतु यहाँ आता है, एक्सपोर्ट भी हो जाएगा। यहाँ रेल, सड़क और जलमार्गों की अच्छी सुविधा है। कोलकाता में आप देखिए, हुगली वाला पूरा कनेक्टेड है। इसके अलावा एक मैंने कई बार चर्चा किया है, राष्ट्रीय जलमार्ग एक बनाया जा रहा है इस पूरे में। राष्ट्रीय जलमार्ग एक, कहां से कहां तक? गंगा नदी पर यह बनाया जा रहा है, प्रयागराज से हल्दिया, प्रयागराज से हल्दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूप से बनाया जा रहा है, और इसलिए क्या है, ये ट्रांसपोर्टेशन से और कनेक्टेड है, तो इसलिए इस पूरे राज्य को जोड़ा, उसमें सारा बिहार वार सब कनेक्ट हो जाएगा। पैदावार अधिक होने से व्यापार बहुत बढ़ा चढ़ा है, तो ये सारे कारण हैं कि वहां पर जनसंख्या इन राज्यों में ज्यादा है। अब उत्तर प्रदेश में भी 829 जनसंख्या का अधिक घनत्व मिलता है। क्यों? यह राज्य गंगा के ऊपरी और मध्य घाटी में स्थित है, फलस्वरूप यहां भूमि समतल और उपजाऊ है। ठीक है, अभी उत्तर प्रदेश की भी चर्चा हमने की थी। इस क्षेत्र में नहर और कुओं द्वारा अधिक सिंचाई होती है, खासकर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहां नहरें आपको बहुत मिल जाएंगी, जिसमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, ये सारे जिले आते हैं। ठीक है, इस कारण वर्षा का अभाव की पूर्ति हो जाती है। इस क्षेत्र में जलवायु मानव आवास के अनुकूल है। अच्छा, इसमें जो पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, जो लखनऊ से लेकर गोरखपुर, देवरिया, बलिया, बस्ती तक बसे हुए हैं, उन इलाकों में बारिश ज्यादा होती है। इस क्षेत्र में जलवायु मानव आवास के अनुकूल है। यहाँ चावल, गेहूं, कपास, तिलहन, गन्ना खूब पैदा किया जाता है, खास करके चावल, गेहूं और गन्ना, जिसमें भरण पोषण की क्षमता अधिक है। इस क्षेत्र में रेल और सड़कों का अच्छा जाल बिछा हुआ है, जिससे व्यापार बढ़ा हुआ है। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे उत्तर प्रदेश में हाईवे बने हुए हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इसके अलावा यहाँ गंगा यमुना एक्सप्रेसवे, तो बहुत सारे यहाँ पर एक्सप्रेसवे और हाईवेज बन रहे हैं। इसके अलावा जो जोन वाइज रेलवे का डिवीजन है, वो तो बना ही हुआ है, बनारस से लेकर और सारा पूरा। कच्चे माल पर आधारित यहाँ चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में एक देवरिया जिला है, देवरिया,
किसी जमाने में पूरी दुनिया में सबसे अधिक चीनी मिल यहाँ हुआ करती थी, अब तो खैर काफी बंद भी हुए हैं, लेकिन चीनी मिल्स यहाँ पर बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, और एक बात ध्यान रखनी है कि गन्ना का जो प्रोडक्शन है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा देखने के लिए मिलता है। अब केरल पे आते हैं, तो केरल में जो घनी जनसंख्या है इसके क्या कारण है, स्टेट वाइज देख लेते हैं जो घनी जनसंख्या वाले हैं। तो यहाँ जलवायु उष्ण और आर्द्र है, जिसमें साल भर खेती होती है। यहाँ की भूमि उपजाऊ है, नो डाउट, और समुद्र से तो लगा हुआ है ही। यहाँ अधिकांश चावल, गरम मसाले यहाँ के बड़े फेमस हैं, और वास्को डिगामा के जमाने से यहाँ पर कालीकट वाला जो पूरा एरिया था, नारियल और रबड़ की खेती की जाती है, जिससे अधिक लोगों को भरण पोषण होता है। यहाँ जल विद्युत की प्रचुरता है, जिससे उद्योग धंधों का अच्छा विकास हो गया है। कोचीन बंदरगाह होने से भी इस प्रदेश के व्यापार में अच्छा योगदान है। तो ये पॉइंट्स आप ले सकते हैं अलग अलग स्टेट्स के लिए, अगर किसी स्टेट से पूछा जाता है, या अगर आपको ओवरऑल जनरल क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो आप जनरल क्वेश्चन में भी ये 4-5 पॉइंट सभी के पॉइंट्स को मिलाकर डाल सकते हैं, कहीं व्यापार, कहीं कृषि, कहीं जलवायु, कहीं परिवहन। तमिलनाडु क्या है, एक तटवर्ती राज्य है, यहाँ जलवायु मानव आवास के लिए अनुकूल है। यहाँ ग्रीष्म और जाड़े दोनों ऋतुओं में वर्षा होती है। तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है, जिससे यह साल भर कृषि कार्य यहाँ किया जा सकता है। यहाँ चावल खूब पैदा होता है, चावल की वर्ष में 3-3 फसलें होती हैं। उपजाऊ भूमि होने से यहाँ भरण पोषण की क्षमता अधिक है। ठीक है, चेन्नई यहाँ पे पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जिसके पृष्ठ प्रदेश में उपज निर्यात हेतु यहाँ आती है। व्यापार और उद्योग धंधे यहाँ पर उन्नत है। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए अब आते हैं मध्यम जनसंख्या वाले प्रदेश। तो ये हमने देखा था जहां उच्च जनसंख्या वाले या उच्च जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश थे, अब मध्यम में आते हैं। इसके अंतर्गत वे प्रदेश आते हैं जहां जनसंख्या का घनत्व 150 से 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मिलता है। ऐसे प्रदेशों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड, ये सारे राज्य शामिल हैं। कितने यहाँ पर, जब 150 से 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ पे मिलेगा। अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दक्षिण के पठार, यहाँ की जनसंख्या घनत्व सामान्य है। इसके क्या कारण है, अब ये सामान्य वाले, मध्यम वाले के क्या कारण है देखिए। यहाँ की भूमि ऊंची रहती है, उपजाऊ भूमि नदियों की घाटियों तथा डेल्टाओं में नहीं पाई जाती, तो यहाँ पे जो भूमि है वो थोड़ी नीचे है, बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं है। इस भाग में वर्षा कम होती है, सिंचाई की सुविधाएं कम है, सड़कें पर्याप्त हैं, लेकिन रेल मार्ग कम है। क्यों रेल मार्ग कम रहेंगी, क्योंकि पहाड़ी भी कई जगह ऊंच नीच भी होगी। तटीय भाग बहुत उपजाऊ है, खनिज पदार्थों की यहाँ प्रचुरता है। यहाँ उद्योग तथा व्यापार का कुछ भागों में बहुत अधिक विकास हुआ है। इस क्षेत्र में कुछ प्रदेश पिछड़े हैं, इनको क्षतिपूर्ति अन्य भागों से हो जाती है, लेकिन क्योंकि कुछ चीजों की कमी है इसलिए जनसंख्या बहुत ज्यादा यहाँ निवास नहीं कर रही है, इसलिए जनसंख्या का घनत्व भी यहाँ पर कम है, मध्यम वर्ग में है। अब देखिए जनसंख्या के हिसाब से मैंने घनत्व के हिसाब से एक मैप आपको दिया है। तो ये आपको वो इलाके दिख रहे हैं जहां पर आपको क्या है, बहुत 1000 से अधिक का जनसंख्या घनत्व या उसके आसपास का जनसंख्या घनत्व है। अब ये जो लाइनें हैं, ठीक है, यूपी बिहार वाला, यहाँ बिहार आप देखिए 1000 से अधिक, ये 800 से 1000, ठीक है, थोड़ा 251 से 500 वाले जनसंख्या घनत्व भी आपको दिखाई दे रहे हैं, और 100 से लेकर 250 तक भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आप जनसंख्या घनत्व वाला पूरा एक सिस्टम देख सकते हैं। अब निम्न जनसंख्या वाले प्रदेश कौन से हैं, जहां बहुत ही कम जनसंख्या घनत्व है। इस वर्ग में वे प्रदेश आते हैं, ध्यान रखिए, जहां का जनसंख्या घनत्व 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है। ऐसे प्रदेश में मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार, ये सारे के सारे क्या हैं, सम्मिलित हैं। मेघालय में कितना है, 132, नागालैंड में 119, हिमाचल प्रदेश में 125, जम्मू कश्मीर में 124 है। 2011 की जनगणना की बात है। अब कारण देख लीजिए, और अरुणाचल प्रदेश में तो केवल 17 है। यहाँ कृषि भूमि का अभाव है, जाहिर सी बात है, यहाँ पर क्या होंगे, या तो बहुत ज्यादा सूखा वाला इलाका होगा, या पहाड़ी क्षेत्र होगा, तो या पठारी बहुत होगा, तो कृषि यहाँ करना संभव नहीं है। तो जाहिर सी बात है, कृषि संभव नहीं है तो लोग यहाँ पर कम रहेंगे। वर्ग की अधिकता होगी यहाँ पर, किस वर्ग, आप मतलब इसमें क्लास डिफरेंशिएशन भी ज्यादा होगा। मेघालय में वर्षा की अधिकता और कश्मीर में वर्षा की कमी, ये इंपॉर्टेंट है। कश्मीर में वर्षा की कमी है, और मेघालय में चेरापूंजी मौसिनराम, आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा हाई प्रेसिपिटेशन यहाँ पे रिसीव होता है, बारिश सबसे ज्यादा होती है। परिवहन के साधनों में कमी है, उद्योग धंधों का अभाव है। ठीक, अब जब परिवहन नहीं रहेगा तो उद्योग धंधे कैसे होंगे, अच्छा परिवहन क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पर ऊंची खाल, नीची, आप देखिए कई बार लैंडस्लाइड से सड़कें टूट जाती हैं भूस्खलन से, या पहाड़ों पर रेलवे मार्ग या परिवहन मार्ग बनाने बड़े कठिन होते हैं, तो समस्याएं हैं। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जाड़ों में तापमान की कमी होती है। ठीक है, किसी भी देश की, अच्छा तो ये अब जनसंख्या को, घनत्व को और वितरण को प्रभावित करने वाले क्या क्या कॉमन पॉइंट्स हो सकते हैं, उनको एक बार जरूर देख लेंगे। तो किसी भी देश की जनसंख्या का वितरण वहां की स्थिति, जलवायु, मिट्टी, भरण पोषण की शक्ति, जीविकोपार्जन की सुविधा, इन पर निर्भर करता है। भारत में जनसंख्या के घनत्व और वितरण को
निम्न कारण प्रभावित करते हैं। कौन कौन से कारण हैं देख लेते हैं एक बार। अभी देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट डिवीजन है, इसको ठीक से आप समझ लीजिएगा। एक वर्षा यानी जिसको आप कह सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन, दूसरा तापमान, ठीक, धरातल, उद्योग धंधे, यातायात के साधन, सिंचाई के साधन, वन, खनिज पदार्थ, पेयजल की सुविधा। ये ऐसे टॉपिक हैं जो आप दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? एग्जामिनेशन में अगर आपसे पूछ दिया कि कहीं जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है, उसके कारण बताइए, तो आप इन चीजों की अवेलेबिलिटी को बताएंगे कि ये चीजें ठीक से पाई जाती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण बताइए, तो भी आप ये चीजें पढ़ें, यानी ये प्रभावित करेंगे। अब ये प्रभावित सकारात्मक रूप से भी कर सकते हैं, नकारात्मक रूप से भी कर सकते हैं। वर्षा को ले लीजिए, ऐसे क्षेत्र जहां बारिश ठीक से होगी, जहां पर सेंटीमीटर 200 से ऊपर बरसात होगी, वहां पर जाहिर सी बात है कृषि के लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो अच्छी बारिश होगी तो अच्छा कृषि होगा, तो वहां जनसंख्या ज्यादा होगी, नहीं तो कम। तापमान, अब मान लीजिए बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट है, या तो बहुत ठंडा या बहुत गर्म, तो उस दोनों प्रदेश में क्या होगा, या तो मिट्टी का रेगिस्तान होगा या बर्फ का रेगिस्तान होगा, है ना, तो यहां फिर दिक्कत होगी। धरातल यानी कि वहां की जमीन कैसी है, पठार है कि पहाड़ी है कि समतल उपजाऊ है। अगर समतल उपजाऊ होगी तो वहां पर ज्यादा जनसंख्या निवास करेगी, पहाड़ी प्लेट्यूज में कम करेगी, पठारों में। उद्योग धंधे हैं कि नहीं, तो आप देख लीजिए कि जो भी उद्योग धंधे वाले जगह हैं, दिल्ली नोएडा के आसपास देख लीजिए, बेंगलोर के आसपास, महाराष्ट्र में मुंबई के आसपास, ठीक है, कोलकाता के आसपास, सूरत के आसपास, ठीक है, भावनगर के आसपास, चेन्नई के आसपास, तो तिरुवनंतपुरम के आसपास, तो जो भी उद्योग धंधे वाले जगह हैं वहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी, वरना कम होगी। यातायात के साधन, अब यातायात का साधन होगा तभी उद्योग धंधा भी ठीक होगा, धरातल ठीक होगा तभी यातायात के साधन बन पाएंगे, इंटरकनेक्टेड भी हैं। अगर वो रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग से जुड़ा हुआ है जगह, तो वहां ज्यादा लोग पहुंचेंगे। सिंचाई के साधन, ये कृषि से संबंधित है। आपको पता है कि 58% के आसपास लोग अभी भी कृषि से जुड़े हुए हैं, तो सिंचाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर वाटर टेबल जो है वो नीचे आ चुका है, पंजाब उसमें एक समस्या को पीड़ित है। तो सिंचाई के साधन अगर बेहतर होंगे तो वहां पर किसान अधिक होंगे, जनसंख्या अधिक होगी। वनों पर बहुत सारी चीजों को निर्भर होता है, घर बनाने का मटेरियल, ऑक्सीजन लेने के लिए आपको भी वन चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक संपदाएं हैं जो वनों में मिलती हैं। तो अगर वन नहीं है, कहीं वृक्ष की संपदा नहीं है, तो वहां जनसंख्या कम होगी। खनिज पदार्थ जहां होंगे, तो अब खनिज पदार्थ होंगे तो यहां से क्या बन जाएगा, कच्चा माल बन जाएगा, ठीक है। अब ये कच्चा माल होगा तो उसी के आसपास फिर उद्योग भी लगेंगे, तो वहां जनसंख्या वैसे ही ज्यादा हो जाएगी। तो ये जो खनिज पदार्थ हैं, ये भी क्या होता है, ये भी एक महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। पेयजल की सुविधा, वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रिंकिंग वाटर सबसे महत्वपूर्ण है। अगर पेयजल ही नहीं है तो क्या वहां जनसंख्या अधिक होगी, नहीं हो सकती है। तो पेयजल, अच्छा स्वच्छ जल मिलना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ आधारभूत साधन हैं जो आप ऐड कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। आजकल तो इंटरनेट कनेक्टिविटी एक बड़ी सुविधा हो गई है। अगर आप सोचिए आज के जमाने में इंटरनेट कनेक्टिविटी कहीं न रहे, दूरसंचार या न रहे, बल्कि इसमें आप ऐड कर सकते हैं बिल्कुल दूरसंचार, कम्युनिकेशन या टेली कम्युनिकेशन, ये भी एक आजकल जरूरत की हो गई है। विद्युतीकरण, विद्युत, तो ये सारे वो चीजें हैं जो क्या करती हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती हैं। ठीक है, आई होप कि पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर ये कहीं ठीक से पाई जाएंगी, ज्यादा पाई जाएंगी, तो वहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी, कम पाई जाएंगी तो कम होगी। अब एक पॉइंट पर आते हैं, जनसंख्या वृद्धि यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ। अब जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या है? जनसंख्या वृद्धि का मतलब यह है कि समय समय पर पॉपुलेशन कितना औसतन इंक्रीज हो रही है। जैसे मान लीजिए कि 2001 में कहीं जनसंख्या है, एग्जाम्पल के लिए 100, ठीक, और 2011 में वो जनसंख्या हो गई 110, यानी हम कहेंगे कि 10% का जनसंख्या वृद्धि इसमें हुआ है। यानी एक निश्चित समय में कितनी जनसंख्या थी, कुछ समय के बाद वहां कितनी हो गई। इसका जब हम एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उसको हम जनसंख्या वृद्धि के तौर पर देखते हैं। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। यदि जनसंख्या वृद्धि के दर के आंकड़ों को देखा जाए तो पिछले कुछ दशक में कुल जनसंख्या में वृद्धि हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में विश्व में 70.5% आबादी है, जबकि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का केवल 2.4% है। अब भारत के जनसंख्या वृद्धि का एक बार हम टेबल देख लेते हैं कैसे हुआ है। अब देखिए ध्यान से, 1891 से अगर आप देख लेंगे तो 23 करोड़ की जनसंख्या थी। 1901 में 23.84 हुई, 1911 में 25 करोड़, ठीक है, 1921 में 25.13, ये देखिए, ये 11 से 21 वाले में घटी थी। 31 में 27.90, 41 में 31 करोड़, 51 में 36 करोड़,
इसके अलावा 61 में 43, 54, 68, 84 और तेजी से आप देखिए यहाँ पर 2001 से 2011 के बीच में सबसे तेजी से बढ़ गई। अगर आप दशकीय वृद्धि देखें तो 18.23 ये सबसे ज्यादा बढ़ी थी 91 से 2001 वाले में, फिर 2001 से 2011 वाले में 18 करोड़ के आसपास बढ़ेगी। परसेंटेज अगर आप देखें तो ये आप देख सकते हैं, परसेंटेज वाइज इंक्रीज देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा 68 से 84, ये भी सबसे बड़ा है, 81 से 91, यहाँ पर आपको 23.87% की वृद्धि हुई है, देख रहे हैं। तो और एवरेज पर ईयर का देखेंगे तो ये पर ईयर का एवरेज भी दिया हुआ है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है। मैं ज्यादा डेटा आप लोगों को देकर कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, पर जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो जरूर देखिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कैसे दशकीय वृद्धि देखी गई है और किस तरह से इसमें परिवर्तन हुए हैं। तो सबसे अधिक आप देख लीजिए, कहीं कहीं अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो यहां दिखाई दे देगा। इसके अलावा करोड़ में देखेंगे तो 18.23 करोड़ का जो आपको दिखाई दे रहा है 91 से 2021 वाला, ये सबसे ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। 18 करोड़ की वृद्धि इसमें एक साथ दिखाई पड़ रही है। कब से कब तक? यहां पर 91 से 2001 वाले दशक में। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब सारणी से स्पष्ट है कि 2001 से 2011 के मध्य भारत की संख्या में मात्रात्मक रूप से सर्वाधिक 18.14 करोड़ की वृद्धि हुई, जबकि सबसे कम 0.08 करोड़ 1911 से 21 के मध्य हुई। प्रतिशत के रूप में दशकीय वृद्धि 1961 से 71 के दशक में 24.8% हुई, जबकि 2001 से 2011 के दशक की वृद्धि 17.7% रही। ठीक, अर्थात 1991 और 2001 की तुलना में 3.84 कम हुई। तो ये कुछ डेटा का आप इवैल्यूएशन कर सकते हैं। औसत वार्षिक घातकीय वृद्धि दर, एक ये भी इंपॉर्टेंट है, औसत वार्षिक घातकीय वृद्धि दर 71 से 81 के दशक में 2.22 वार्षिक रही, जबकि 1911 से 21 के मध्य वृद्धि 0.3% रही। सन 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि 17.7 और वार्षिकीय घातांक की वृद्धि 1.48 रही। तो इसमें से बहुत डेटा का आपको रटना नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट रूप से आपको क्या करना है, ट्रेंड याद रखना है। क्या याद रखना है? ट्रेंड। आपको ट्रेंड आंसर्स में लिखना होता है कि इस दौरान ज्यादा हुई, इस दौरान कम हुई। ठीक है, बाकी जो रटने वाले या जिन डेटा को आपको मस्ट नो करना है वो तो मैं अलग सेशन में भी बताऊंगा। बाकी आप जिस डेटा को चाहे ध्यान रख सकते हैं, एग्जामिनेशन में आप यूज कर सकते हैं। अब इस प्रकार स्पष्ट होता है कि भारत का जनांकीय इतिहास काफी विविधतापूर्ण है। 20वीं सदी के आरंभ से 20वीं सदी के अंत तक भारत की जनसंख्या में 4 से 1/2 गुना हुई। वृद्धि दर समयावधि को 4 भागों में हम बांटते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वृद्धि दर को हम 4 भागों में बांटते हैं। इन 4 भागों को देखिए। प्रथम अवधि 1891 से 1921 तक मानते हैं, जब शुरू हुई पूरा 1921। इस 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी कहते हैं जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है, द्वितीय अवधि 1921 से 1951 तक, तृतीय अवधि 51 से 81 तक और चतुर्थ अवधि 81 से 2011 तक। प्रथम अवधि की चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। इसे स्थिर जनसंख्या की अवधि कहते हैं। देखिए, स्थिर जनसंख्या की अवधि वो इसलिए भी था क्योंकि यहाँ जन्म दर मृत्यु दर दोनों हाई हुआ करते थे। खूब बच्चे पैदा हुए, एक साथ महामारी आई, लोग मर गए, स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत कम थी। मैंने जब जनांकीय संक्रमण पढ़ाया था आपको मानव भूगोल के पहले वाले चैप्टर, जब मैं पहली बुक का करा रहा था, तो मैंने चीजें समझाई थी आपको। इस अवधि में जनगणना 1891 से मानते हैं। इस अवधि में 1891 से 21 तक 30 वर्ष में 1.20 करोड़ की वृद्धि हुई, या प्रति वर्ष 4 लाख की दर से ही वृद्धि हुई। इस अवधि में महामारी बताया मैंने आपको, क्योंकि बहुत लोग मरते भी थे। दुर्भिक्ष, अन्नाभाव यानी कि जिसको कहते हैं आपकी एक तरह से अकाल पड़ जाना, अन्न की कमी होना, इसके कारण मृत्यु दर बहुत ऊंची हो गई। जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर कम होने से प्राकृतिक वृद्धि सीमित रही, यानी जन्म दर भी ज्यादा तो मृत्यु दर भी ज्यादा, तो ओवरऑल ग्रोथ इसमें पॉपुलेशन में ज्यादा नहीं हुआ। 1911 से 21 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर नकारात्मक रही। जनसंख्या घटी बढ़ी नहीं, निम्न स्वास्थ्य सेवाएं, लोगों की निरक्षरता, आधारगत आवश्यकताओं की कमी इसमें मुख्य कारण है। ठीक है, अब देखिए इस जनसंख्या वृद्धि को आप समझ लीजिए कैसे ये जन्म दर और मृत्यु दर से आपको दिखाई पड़ रहा है। 1901 से 11 जन्म दर 49.2, मृत्यु दर 42.6। अब जो मैं 1901 से 21 तक हम देख रहे थे, अब आपको दिखाई पड़ जाएगा कि जन्म दर मृत्यु दर में अंतर क्या है। यहां देखिए जन्म दर भी ज्यादा, मृत्यु दर भी ज्यादा। यहां फिर जन्म दर 48, 47, 21 और 31 में 46, 36। अब देखिए मृत्यु दर घटने लगी। यहां से ध्यान से समझिए, यहां से क्या हुआ, स्वास्थ्य सुविधाएं थोड़ी बेहतर हो गई, अकाल कम पड़ रहा है, महामारी कम आ रही है। ये देखिए 45.2, 31 केवल, यानी जन्म और मृत्यु दर में अंतर ज्यादा बढ़ रहा है, तो जनसंख्या बढ़ेगी। ये 39 या लगभग 40% जन्म दर, मृत्यु दर 27%, जनसंख्या बढ़ रही है। 41, 22, 41, 19, 37, 15, कितना गैप बढ़ रहा है, 23 जनसंख्या बढ़ रही है, यानी लोग मर कम रहे हैं, ज्यादा पैदा हो रहे हैं। 33, 12, 25, 8 और अब देख लीजिए 21% हमारी जन्म दर है,
तो 7.1% के दर से मृत्यु दर हो रही है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि आधुनिक विकास हो रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ रही हैं, महामारी और जो कह सकते हैं आपकी दुर्भिक्षा या जो अन्नाभाव था, हमारे यहाँ क्या हुआ 1967 के आसपास हमने क्या किया, हरित क्रांति किया, हरित क्रांति। अब हरित क्रांति के बाद फिर क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हम क्या हो गए, सेल्फ सफिशिएंट हो गए, यानी हम खुद अपने अन्न की आपूर्ति करने लगे, हमको अन्न के जितना डिमांड था उसको हम खुद पूरा करने लगे, आत्मनिर्भर हो गए अन्न के मामले में। तो लोगों को मरना, इसके अलावा आप देखिए कि कई सारी गवर्नमेंट स्कीम, पीडीएस जिसको आप कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, इससे लोगों को अनाज देना, लोगों को बांटना, पैसे देना, सब कुछ शुरू हुआ। तो मृत्यु दर कम हुआ, जन्म दर बढ़ रहा है, तो जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही है। ठीक है जी। अब दूसरी अवधि में आते हैं, 21 से 51 वाली अवधि में। इस धीमी गति से बढ़ती हुई जनसंख्या की अवधि भी कहते हैं। अब देखिए, पहली वाली स्टेबल थी, ये धीमी गति से बढ़ने वाली मानी गई। इसमें जनसंख्या में 11 करोड़ की वृद्धि हुई। 21 के बाद कृषि के विकास, स्वास्थ्य और चिकित्सा में सुधार के कारण मृत्यु दर पर थोड़ा नियंत्रण हुआ, तो वृद्धि संभव हुई। मृत्यु दर 1921 में 47 प्रति हजार से घटकर 51 में 27 प्रति हजार पर हो गई, परंतु जन्म दर 40 प्रति हजार पर स्थिर रही। ठीक है ना। तो ये जो मृत्यु दर है वो धीरे धीरे नीचे आई, प्रति हजार पे मृत्यु कम हुई और जन्म ज्यादा हुए, तो थोड़ी सी वृद्धि इस द्वितीय अवधि में देखने के लिए मिली। तृतीय अवधि, इस अवधि को जनसंख्या की तेज गति से बढ़ती हुई अवधि कहते हैं। 51 से 81 के मध्य जनसंख्या 32 करोड़ की वृद्धि हुई। यह वृद्धि लगभग दोगुने से थोड़ी कम रही। इसके प्रमुख कारण देश का बहुआयामी आर्थिक विकास था, क्योंकि हमने अभी भी चर्चा की, इसी अवधि के अंतर्गत 51 से 81 में हमने कई पंचवर्षीय योजनाएं लागू की। ठीक है। इसके अलावा हमने क्या किया, हरित क्रांति किया, दुग्ध क्रांति भी आगे चल के किया। तो ये सारी चीजें होने से क्या हो रहा था, आर्थिक विकास हो रहा था, चिकित्सा सुविधा में विकास हो रहा था, मृत्यु दर क्या हो रही थी, लगातार कम हो रही थी। ठीक है, आगे देखते हैं। चतुर्थ अवधि 1981 से 2011 है, जनसंख्या वृद्धि की चौथी अवधि है। 81 से 91 के मध्य जनसंख्या 68.38 करोड़ से बढ़ के 84.83 करोड़ हो गई। प्रथम 10 वर्षों में जनसंख्या 16 करोड़ के लोगों की बढ़ोतरी हुई। 91 से 2001 में 18 करोड़ की वृद्धि हुई। तो ये धीरे धीरे जनसंख्या की वृद्धि जो 4 करोड़ पहले वाले फेज में थी, वो धीरे धीरे 18 करोड़ बढ़ने लगी, और 2001 से 11 में 18.14 करोड़ की हुई। 81 से 91 के दशक में, अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, ये वृद्धि जो 4 करोड़ हो रही थी ना, उस समय मृत्यु दर हाई था, जन्म दर हाई था। तो अब आगे क्या होता, अगर उतना ही जन्म दर रहता तब तो ये अब तक दुगनी हो गई होती। ध्यान से स्टेबल को देखिए, मृत्यु दर घट रही है तो धीरे धीरे जन्म दर भी घट रहा है। लोगों ने क्या किया, हमने परिवार नियोजन जैसी सुविधा योजनाएं चलाई, लोगों को अवेयर किया कि हमें संतान कम करनी है, तो जन्म दर भी कम हुआ, मृत्यु दर भी कम हुई, तो जनसंख्या बढ़ी तो, लेकिन बहुत बड़ा, अभी इस पर ब्रेक लगा क्योंकि हमने इस पर थोड़ा जन्म दर पर भी कंट्रोल किया। तो 71 से 81 के मध्य 10 की वृद्धि 24% थी। 1991 से 2001 के मध्य यह 10 की वृद्धि 21.54 थी। 2001 से 11 में 17.7%। स्पष्ट है कि 2001 से 2011 के मध्य भारतवर्ष की जनसंख्या वृद्धि 3.84 की गिरावट भी आई। तो जनसंख्या वृद्धि धीरे से कम भी हुई है, ज्यादा होने के बजाय। ठीक है, क्योंकि हमने जन्म दर पे भी कंट्रोल किया है। तो 2-3 चीजें ध्यान रखनी है, अगर जनसंख्या वृद्धि कम हुई इसका मतलब मृत्यु दर ज्यादा थी। फिर आगे के फेजेस में जनसंख्या दर अगर थोड़ी कम हो रही है तो हमने जन्म दर पे भी कंट्रोल किया है, मृत्यु दर तो कम किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये सब लॉजिक बना के आपको चलने हैं। अब जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या कारक हैं, कौन कौन से वो चीजें हैं जो जनसंख्या वृद्धि को निर्धारित करते हैं, उनको देख लेते हैं। एक तो जन्म दर, यानी प्रति 1000 लोगों पर कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं। अगर जन्म दर बहुत ज्यादा है तो जनसंख्या तो बढ़ेगी। इसके साथ मृत्यु दर का ये कंसेप्ट है कि अगर जन्म दर के साथ मृत्यु दर भी ज्यादा है तो फिर क्या होगा, ये हमने ढंग से पढ़ा था जनआंकिकीय संक्रमण, याद करिए, फेज 1 वाला ये कंडीशन है। तो अगर जन्म दर के साथ मृत्यु दर भी ज्यादा है तो लोग पैदा भी होंगे, मरेंगे, तो जनसंख्या क्या हो जाएगी पहली फेज में। मान लीजिए जन्म दर हाई है, मृत्यु दर हाई है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, स्थिर जनसंख्या होगी, स्थिर जनसंख्या होगी। ठीक, फिर विकासशील देशों ने क्या किया, कुछ दिनों तक जन्म दर को तो हाई रखा, माने बच्चा पैदा करने में कोई कमी नहीं, जन्म दर तो ज्यादा था। एक कंडीशन हो सकती है कि जन्म दर क्या रहेगी, ये अभी भी हाई रहेगी, लेकिन कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करके मृत्यु दर को घटा लिया। अब ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमने क्या किया, मृत्यु दर को घटा लिया। तो मृत्यु दर को अगर हम घटा लेंगे तो इसका नतीजा क्या होगा, वृद्धि होगा जनसंख्या में। अब क्या होगा, जन्म दर हाई है, मृत्यु दर कम है, तो जनसंख्या और बढ़ेगी, क्योंकि लोग पैदा होते जा रहे हैं, मर नहीं रहे हैं।
एक तीसरी कंडीशन ये आती है जो विकसित देशों में दिखाई पड़ती है, वो क्या? जन्म दर, इसको भी नीचे ले आइए, और विकास करके स्वास्थ्य सुविधाओं की मृत्यु दर, इसको भी नीचे ले आइए। जब इन दोनों को आप नीचे ले आएंगे तो यहां फिर क्या होगा? फिर यहां भी आपको स्थिर जनसंख्या एक दिखाई पड़ेगी। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए, बाल विवाह, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर जल्दी विवाह होगा तो ज्यादा फिर जनसंख्या वहां पे बढ़ेगी। परिवहन के साधनों की वृद्धि, तो वहां पर तो जाहिर सी बात है कि परिवहन के साधन अगर अधिक होंगे तो जनसंख्या वहां पर ज्यादा निवास करेगी, माइग्रेट करके आएगी। विवाह एवं संतान प्राप्ति की अनिवार्यता, ये सामाजिक कारण में आ जाएगा। तो सोशल अगर रीजन्स में देखें तो ये विवाह करना है, संतान होने चाहिए, ये कारण जो होते हैं ये भी बढ़ाते हैं पॉपुलेशन को। जीवन प्रत्याशा का बढ़ना, जीवन प्रत्याशा को बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लंबे समय तक आयु में अगर आप जिएंगे तो जनसंख्या ज्यादा रहेगी। पहले जल्दी लोग मर जाते थे, जीवन प्रत्याशा कम थी, जनसंख्या कम होती जाती थी, मृत्यु दर कम हो गया। प्रवास यानी माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाकर माइग्रेट अगर आप करके रहेंगे तो फिर जनसंख्या वृद्धि तेजी से होती रहेगी। अन्य कारणों में तो मूलभूत सारी सुविधाएं आ जाएंगी, अगर वो रहेंगी जो हमने पहले चर्चा की है तो वहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी, वरना कम होगी। तो ये जनसंख्या वृद्धि के कारक हैं, इनके कम होने ज्यादा होने से क्या क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अब एक एक करके समझ लेते हैं थोड़ा सा इस पर डिटेल, क्योंकि लिखने के लिए रीजन वाइज लिखने के लिए आपको पूछ सकता है। जन्म दर देखिए, तो किसी भी देश में जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे एक वर्ष की अवधि में कितने लोग जन्म ले रहे हैं, इसको हम जन्म दर कहते हैं। कि अगर वहां मान लीजिए 1000 की जनसंख्या है, इस 1000 पे कितने लोग पैदा हुए एक साल में, जन्म दर है। सामान्यतः जन्म दर जितनी ऊंची होगी जनसंख्या की वृद्धि दर उतनी अधिक होती है। विकसित देशों में जन्म दर 16 से 20 प्रति 1000 होती है। हमारे यहाँ जन्म दर अभी 2011 में 21.8 प्रति 1000 है। तो ये जन्म दर ज्यादा होगी तो जनसंख्या ज्यादा होगी, इसकी चर्चा मैं आपसे कर ही रहा था। अब मृत्यु दर देख लीजिए, जिसको हम डेथ रेट कहते हैं। किसी भी देश में जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे एक वर्ष में मरने वाली व्यक्तियों की जो संख्या होती है मृत्यु दर कहलाता है। यानी जनसंख्या 1000 है, एक साल में जितने लोग मर जाएंगे मृत्यु दर होगी। सामान्यतः मृत्यु दर जितनी ऊंची होगी जनसंख्या की वृद्धि दर उतनी कम होगी, यानी ज्यादा लोग मरेंगे तो जनसंख्या वृद्धि दर कम होगी। भारत में 1921 की जनगणना के अनुसार मृत्यु दर 47 प्रति 1000 थी, जो अब घटकर 2011 में 7.1 प्रति 1000 रह गई है। मृत्यु दर के घट जाने से जनसंख्या में अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि हो रही है। तो जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी चर्चा किया, अगर डेथ रेट नीचे आएगी तो लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा और बढ़ रही है, लंबे समय तक जीने से फिर वो जनसंख्या बढ़ाएगी। ठीक है जी, चलिए, यानी आप जनसंख्या के बढ़ने में मृत्यु दर और जन्म दर एकदम इनवर्स रिलेशन है। जन्म दर बढ़ेगी तो जनसंख्या बढ़ेगी, मृत्यु दर ज्यादा होगी तो जनसंख्या कम होगी। ठीक है, क्लियर है? तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट इसमें फैक्टर जोड़ता है जीवन प्रत्याशा, इसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा रहेगी तो जनसंख्या ज्यादा रहेगी, अगर घटती जाएगी तो कम होगी। जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। हमारे यहाँ विगत वर्षों में भरण पोषण की सुविधाओं और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में काफी वृद्धि हुई है, इससे मृत्यु दर में कमी हुई है और जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। ठीक है, तो हमने स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर की हैं, महामारी कम हुई है, भरण पोषण हो रहा है, तो वृद्ध लोग भी ज्यादा दिन तक जी रहे हैं। सन 1921 में जीवन प्रत्याशा 20 वर्ष था एवरेज, और 91 में 59 वर्ष हो गई और अभी 65 वर्ष है। यानी माना जाता है कि जो भी पैदा हो रहा है ऑन एन एवरेज कम से कम 65 वर्ष उसकी आयु रह रही है। पहले ऑन एन एवरेज 20 वर्ष थी तो जनसंख्या कम होती थी। प्रवास, इसको बोलते हैं माइग्रेशन। तो होता क्या है, प्रवास का भी जनसंख्या की वृद्धि दर पर प्रभाव पड़ता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर पर प्रवास का बहुत कम देखा जाता है। वस्तुतः हमारे यहाँ प्रवास जनसंख्या बहुत कम है। ये तो है कि हमारे यहाँ बहुत माइग्रेशन, बाहर से खास करके यहाँ लोग आकर कम रहते हैं, हम ज्यादा जाते हैं, क्योंकि यहाँ अधिकांश प्रवास देश के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो अंतरदेशीय तो होता है, मतलब कह सकते हैं कि इंट्रा नेशन होता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय नहीं होता, दूसरे देश में नहीं होता। अपने देश के अंतर तो होता है, जिसका देश के कुल जनसंख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विगत कुछ वर्षों में 1.5 करोड़ बांग्लादेश के लोग हमारे यहाँ आ गए हैं। तो हमारे यहाँ क्या है कि कुछ अगल बगल के रिफ्यूजीज लोग आकर रहे हैं, जो अब दिल्ली वाले में भी देखें, उससे हमारा जनसंख्या थोड़ा जरूर बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल माइग्रेशन का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। अब बाल विवाह की प्रथा की वजह से भी क्या होता है, जनसंख्या अक्सर बढ़ जाती है। अगर छोटे कम उम्र में बाल विवाह हो जाए तो उससे फिर जल्दी बच्चे होते हैं, और जीवन प्रत्याशा ज्यादा है तो ज्यादा बच्चे होते हैं। विवाह और संतान प्राप्ति की अनिवार्यता मैंने आपको बताया, ये एक सामाजिक कारण है, और इस सामाजिक कारण के कारण भी जनसंख्या बढ़ती रहती है। ठीक है, धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से ये एक तरह से अनिवार्य मान लिया जाता है। अब देखिए, परिवहन के साधनों की वृद्धि से तो जाहिर सी बात है जनसंख्या पर जिस क्षेत्र में ज्यादा होगी वहां ज्यादा रहेगी।
परिवहन के साधनों की वृद्धि से अकाल और महामारी के प्रकोप में भी कमी आई है, कि जैसे मान लीजिए कि अगर एक क्षेत्र में महामारी आएगी तो लोग छोड़ के भाग जाएंगे, कुछ दिन बाद फिर आ जाएंगे। जनसंख्या वृद्धि में सहायता मिली है। अन्य कारण हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि के लिए अन्य कारणों में संयुक्त परिवार प्रथा, जिसको ज्वाइंट फैमिली कहते हैं, गरीबी, निम्न जीवन स्तर, अशिक्षा आदि से क्या होता है, अशिक्षा आदि से आदमी अवेयर नहीं रहेगा और ज़्यादा बच्चा पैदा करेगा, और आप कह सकते हैं कि जो गर्भ निरोधक तरह की जो प्रवृत्तियाँ होती हैं, जो उपाय बताए जाते हैं, वो लोग उसको नहीं अपनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, जैसे परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग के लिए जो सरकार नियम बनाती है, उसकी अवहेलना हो सकती है। तो ये सारी चीजें आई होप कि आपको समझ में आओगे। जनसंख्या का घनत्व हमने देखा, पहले वितरण देखा, घनत्व देखा, घनत्व ज्यादा होने के कारण देखा, 3 फेज में उसको देख लिया सारी चीजें। अब एक चीज देख लेते हैं, जनसंख्या संगठन या पॉपुलेशन कंपोजिशन, यानी किस तरह की जनसंख्या पाई जा रही है। जो जनसंख्या आपको दिखाई दे रही है वो ग्रामीण अधिक है कि शहरी अधिक है, कि कुशल है कि अकुशल है, ये सारी चीजें संगठन में, जैसे हमने जनसंख्या संगठन जब हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वाला बुक कर रहे थे उसमें भी देखा था, यहाँ भारत के दृष्टिकोण से जरा देख लेते हैं। अब जनसंख्या के सामान्य संगठन का अध्ययन कई दृष्टियों से बड़ा महत्वपूर्ण है। जनसंख्या संगठन के अंतर्गत जनसंख्या के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण और व्याख्या किया जाता है। अब विभिन्न पक्ष जनसंख्या के कैसे हो सकते हैं, कि वो ग्रामीण है कि वो शहरी है, आयु कम है कि ज्यादा वाली है, कुशल है कि अकुशल है, शिक्षित है कि अशिक्षित है, किस तरह के व्यवसाय में लगा हुआ है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। जनसंख्या संगठन के अंतर्गत हम जनसंख्या की निम्न विशेषताएं देखते हैं। क्या क्या? भाषा और धार्मिक जनसंख्या, यानी कौन सी भाषा वो बोल रही है, किस धर्म के लोग हैं। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या, आयु और लिंग संरचना, जिसमें हम लिंगानुपात तो भी देखते हैं। कार्यरत और अकार्यरत जनसंख्या, क्या वो काम कर रही है, किसी आर्थिक क्रिया में लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, ये सारी विशेषताएं देखी जाती हैं। अब अगर भाषा और धार्मिक जनसंख्या के हिसाब से भारत में देखें तो भारत में जातियों की तरह भाषाओं और बोलियों में भी बड़ी विविधता है। भाषा में, बोली में प्रमुख भेद लिपि, स्क्रिप्ट का आता है। जैसे जो हिंदी है वो देवनागरी स्क्रिप्ट की है। भाषा की जहां लिपि होती है वहां बोली की कोई लिपि नहीं होती। बोली का केवल बोलचाल होता है, बोली को लिखा नहीं जाता, भाषा को लिखा जाता है। भारतवर्ष में कुल 845 भाषाएं और बोलियां हैं, लेकिन संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जिसको हम शेड्यूल्ड लैंग्वेज बोलते हैं। तो भारत के संविधान में एक 8वीं अनुसूची है, ठीक है, 8वीं अनुसूची, जिसको 8th शेड्यूल कहते हैं। इस 8वीं अनुसूची में भारत सरकार ने कुल 22 भाषाएं रखी हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि आधिकारिक मान्यता मिली हुई है, उसमें सरकारी चीजें रहती हैं। तो हिंदी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, असमिया, ये 8 भाषाएं होगी। गुजराती, मराठी, पंजाबी, कश्मीरी, उर्दू, संस्कृत, सिंधी, कोंकणी, इसके अलावा नेपाली, मणिपुरी। अब देखिए नेपाली को भी इंक्लूड हमने किया है। नेपाल से भारत में माना जाता है कि नेपाल का भारत से रोटी बेटी का संबंध है, तो बिना पासपोर्ट का आवागमन है, तो इस भाषा को हमने माना है। इस भाषा के लोग भी इन भाषाओं का इस्तेमाल करके आप बड़ी बड़ी परीक्षाएं भी दे सकते हैं। मैथिली है बेसिकली, तो ये आपको बिहार में, उत्तरी बिहार में मिलेगी। संथाली जो आप झारखंड का इलाका, सिंहभूम का इलाका, बंगाल, बोडो, डोगरी, तो ये सारे महत्वपूर्ण भाषाएं। और अंग्रेजी और हिंदी जो है केंद्र सरकार की राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ये 22 भाषाएं हैं, इसको आप एक बार और देख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सी भाषाएं 22 भाषाओं में नहीं है या आधिकारिक शेड्यूल में नहीं है। तो हिंदी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, असमिया, गुजराती, मराठी, पंजाबी, कश्मीरी, उर्दू, संस्कृत, सिंधी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी, ठीक है। अब देखिए भाषाई वर्ग कुछ हमने बनाए हुए हैं। तो एक आता है आर्य भाषाएं, ठीक है, जिसमें खास करके उत्तर भारत के हैं। द्रविड़ भाषाएं जो दक्षिणी भारत में है, और चीनी तिब्बती भाषाएं, ये 3 हमने वर्ग बनाए हुए हैं। इनको थोड़ा सा देखेंगे। अब आर्य भाषाएं जो हैं, हमारे देश में आर्य भाषाएं बोलने वाले की संख्या कुल जनसंख्या का 73% है। तो 73% जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि आर्य भाषाओं से, ये ओरिजिन आप इस इमेज में देख सकते हैं, आर्य भाषाओं से संबंधित लोग हैं जो आर्य भाषा बोलते हैं। इनमें हिंदी भाषा भाषियों की संख्या सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, ये हिंदी भाषी राज्य हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी समझने वालों का क्षेत्र बहुत बड़ा है। आर्य भाषाओं में हिंदी के बाद बांग्ला, गुजराती, मराठी, बिहारी, उड़िया और असमिया भी प्रमुख भाषाएं हैं। अवधी, भोजपुरी, मैथिली, मारवाड़ी और मेवाड़ी, ये इसी आर्य की का ग्रुप है, ठीक है। तो ये आर्य एक भाषा ग्रुप है, इसको ध्यान रखेंगे। द्रविड़ भाषाएं जो खास करके दक्षिण भारत की ज्यादातर भाषाएं हैं, ये प्राचीन सबसे भाषाएं हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा। और द्रविड़ भाषी लोग दक्षिण भारत में ज्यादा यहां पर आपको दिखाई देंगे। द्रविड़ भाषाओं में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, यानी आप कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु,
केरल, ये 4 राज्य जो है मुख्य रूप से इसमें हैं। मलयालम भाषाएं उल्लेखनीय है, इसमें से तमिल तमिलनाडु राज्य, तेलुगु आंध्र प्रदेश राज्य और तेलंगाना में, कन्नड़ जो है आपको कर्नाटक में मिल जाएगी और मलयालम जो है केरल में बोली जाती है। देश की लगभग 20% जनसंख्या द्रविड़ भाषी है। तो आपने देख लिया आर्य भाषा, द्रविड़ भाषा, ठीक है। इसके बाद आता है चीनी तिब्बती भाषाएं। तो ये पहाड़ी इलाके जो हैं, इन भाषाओं को बोलने वाले भारत के उत्तरी पर्वतीय भागों में रहते हैं, ठीक है। इस वर्ग की मुख्य विशेषताएं तिब्बती, बाल्टी, लाहुली, लद्दाखी, शेरपा, लिचपा, किन्नौरी, बोडो, नागा, काचिन, ठीक। ये बोडो, नागा, ये सारी चीजें, नागा ये जनजातियां भी हैं, गारो, खासी जयंतिया नागालैंड के आसपास। देश की जनसंख्या के 1% से भी कम लोग इस भाषाओं का प्रयोग करते हैं। 1956 में भारत के राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया था और आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया भाषा के हिसाब से। तो ये 3 भाषाएं आपको, 3 वर्ग आपको ध्यान रखने, कौन कौन से? आर्य भाषाएं सबसे अधिक बोली जाती हैं, ठीक है, लगभग 73% यहाँ पे बोली जाएंगी, और द्रविड़ भाषाएं 20% के आसपास बोली जाएंगी, चीनी तिब्बती और कम बोली जाएंगी, ठीक है। तो आर्य, द्रविड़ और चीनी, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आर्य, द्रविड़ और चीनी तिब्बती भाषाएं। अब देखिए, अब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जनसंख्या संगठन में और एक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ें। हालांकि भाषाओं का अब तक भाषाओं का भौगोलिक वितरण हुआ है, हद तक राजनीतिक सीमाओं के साथ साथ जुड़ा हुआ है। देश की विविध भाषाओं ने जहां हमारी सांस्कृतिक संपन्नता में योगदान किया, आज देश की प्रगति में बाधक बन रही हैं। ऐसा होता है क्यों? जब भाषा के आधार पर कोई विभिन्नता या भाषा के आधार पर कोई विभेद देखा जाता है। कई बार जो लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट जिसको आप कहते हैं, भाषा के आधार पर जिसमें गतिरोध पैदा हो जाए, ऐसी स्थितियों में कई बार ऐसा भी होता है कि ये देश की प्रगति में बाधक भी बनते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं, तो ये तो भाषा के आधार पर जनसंख्या संगठन या कॉम्पोजिशन आपने देख लिया। अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि रिलीजियस या धार्मिक आधार पर क्या संगठन है ना। तो जनसंख्या की धार्मिक संरचना अगर आप देखें, रिलीजियस कॉम्पोजिशन देखें, तो भारत में मुख्य रूप से कौन कौन से धर्म है? 4-5 तौर पे मुख्य धर्म पाए जाते हैं। हिंदू, मुस्लिम यानी कि हिंदुइज्म, इस्लाम, इसके अलावा जैन, ज्यूज, थोड़े बहुत पारसी, बहुत थोड़े मात्रा में सिख, ठीक है। तो ये 4-5 मुख्य रूप से आपको धर्म मिलेंगे भारत में। तो हमारा देश धर्म प्रधान देश है। धर्म प्रधान मतलब जो धर्म है ये लोगों के दैनिक जीवन में बड़ा आप कह सकते हैं कि बड़ी नजदीकी से जुड़ा हुआ है ना। धार्मिक परिप्रेक्ष्य जो लोगों का है, धार्मिक एंगल जो है लोगों का, वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है, महत्व रखता है, और इसके इर्द गिर्द सारी चीजें रखती हैं। यहां तक कि आज की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी भी है भारत में, वो भी बहुत हद तक जो है वो धार्मिक एंगल को लेकर चलती है। जैसे आप देखिए कि जितने त्योहार होते हैं, त्योहारों के अनुसार बाजार सस्ते हैं। तो अब ये धर्म जो है समाज का, संस्कृति का, बाजार का, हर चीज का हिस्सा हो चुका है और जीवन के हर अंग से जुड़ा हुआ है। यहाँ के लोगों में अपने धर्म के प्रति गहरी आस्था पाई जाती है, इसीलिए धर्म प्रधान देश है। यद्यपि हमारा देश आज धर्मनिरपेक्ष देश है, किंतु यहाँ के लोग अनेक धर्मों को मानने वाले हैं। हमारे देश की धार्मिक संरचना कुछ इस प्रकार है। अब देखिए, आस्था की बात यानी फेथ की बात आती है तो बहुत ज्यादा आस्था है लोगों को धर्म में। हाँ, ये बात अलग है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हमने अपने संविधान में बता रखा है, हालांकि पंथ निरपेक्ष एग्जैक्ट शब्द है। तो धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष का मतलब ये नहीं होता कि कोई धर्म नहीं रहेगा। ये होता है कि जो राज्य है, जो स्टेट या गवर्नमेंट है, वो किसी धर्म को प्रमोट नहीं करेगी या किसी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं रखेगी। स्टेट विल नॉट हैव एनी रिलीजन। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन सबको धर्म को मानने, सबको अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने, उसका प्रचार करने का क्या है, इबादत करने का क्या है, ये अधिकार प्राप्त है। तो ये भारत के संविधान में प्राप्त है। तो यहाँ जो धर्म है ये बहुत ही महत्व रखने वाला धर्म है। और हमारे यहाँ जो धर्म के प्रति आस्था है, धर्म के प्रति, भारत तो आप जानते ही हैं एक सनातन धर्म यहाँ पर चलता रहा है और बहुत ही प्राचीन काल से यहाँ की संस्कृति सभ्यता धर्म से जुड़ी हुई है। तो अगर आप रिलीजियस कंपोजिशन देखें तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर जो अलग अलग धर्म है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म, नॉन रिलीजियस बुद्धिज्म, चाइनीज ट्रेडिशन, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर आसानी से दिख जाएंगी, ठीक है। अब देखिए, अब ये जनगणना के अनुसार, ये 2011 की जनगणना के अनुसार धार्मिक संरचना आप देख सकते हैं। अब हिंदू क्या है, लगभग 90.63% हिंदू है, ठीक है। ये कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 79.80। मुस्लिम कितना है, 17.22, और कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 14.20। ये 17.22 करोड़ एग्जैक्ट फिगर की बात की जा रही है। ईसाई धर्म की अगर आप बात करें तो 2.78, और टोटल जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 2.30 है। सिख धर्म की बात करें तो 2.08, ठीक, और ये टोटल जनसंख्या का 1.70 है। जैन धर्म की अगर बात करें, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो फिगर है ना, इसके आंकड़ों पे आप मत जाइएगा। ये मैंने आपको केवल ये फिगर दिया है कि ये धर्म है, ये यहां तक आप मान के चलिए, बुद्धिज्म तक, ठीक है। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, नॉन रिलीजियस भी कुछ लोग नास्तिक रूप में भी होते हैं। तो ये डेटा पर आप मत जाइएगा, डेटा आप यहां से ले लीजिए,
डेटा में आपके लिए मैंने ये टेबल दिया हुआ है। तो सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अन्य धर्म, तो अगर आप इनको पॉपुलेशन के हिसाब से देखें और कुल जनसंख्या का प्रतिशत देखें तो हिंदू सबसे अधिक 90.63, ये 2011 की जनगणना से है, और टोटल जनसंख्या का 79.80 यानी 80%। मुस्लिम 17.22, टोटल जनसंख्या का 14.2%। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं डेटा वाइज। ईसाई 2.78%, टोटल जनसंख्या का 2.3%। ठीक है, सिख 2.08, टोटल जनसंख्या का 1.7%। जैन 0.84 यानी 84 लाख, टोटल जनसंख्या का 0.70%। जैन का है 45 लाख के आसपास, टोटल जनसंख्या का 0.40%। और अन्य अदर में भी आप देख सकते हैं 0.90%। तो ये हमारे देश का क्या है, ये धार्मिक संगठन है। अगर आप रिलीजियस कॉम्पोजिशन पॉपुलेशन का पूछें तो आपको ये टेबल या डेटा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब एक हमने जनसंख्या संगठन के कई हिस्से बता रखे थे आपको, एक तो मैंने भाषा के आधार पर बताया, अभी हमने धर्म देखा। अब हम उसको ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे। यानी अगर हम जनसंख्या के कंपोजिशन को अगर हम बांटना चाहें, देखना चाहें, समझना चाहें, तो एक कंपोजिशन आपको रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन के हिसाब से मिलेगा। तो प्राचीन काल से ही भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, और कृषि देश का प्रधान व्यवसाय होने से यहाँ के अधिकांश लोग क्या करते हैं, गांव में रहते हैं। अब एक चीज आप समझ लीजिए कि मैंने आपको बताया था कि ग्रामीण और शहरी जनसंख्या में मूलभूत क्या अंतर रहता है। तो एक जो जनसंख्या होती है, एक होती है कृषि आधारित, कृषि आधारित, ठीक है, कृषि आधारित आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं, और एक होता है गैर कृषि क्रियाएं, गैर कृषि आर्थिक क्रिया। अब एक चीज आप समझ लीजिए, ये जो कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं वाले लोग होंगे वो क्या होगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था होगी, ग्रामीण जनसंख्या होगी। और जो गैर कृषि आधारित होगी वो क्या होगी, नगरीय या शहरी। ठीक, अच्छा एक चीज ध्यान रखिए कि ये गैर कृषि आधारित आर्थिक क्रियाएं क्या क्या होंगी, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं, विनिर्माण, सेवा, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सारी चीजें, शोध, ये सब चीजें। तो ये महत्वपूर्ण है। वर्तमान में भारत के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार 6,40,867 गांव हैं, जिनमें देश की लगभग 68.8 जनसंख्या निवास करती है, और बाकी जनसंख्या जो है 31.2% क्या है, नगरों की जनसंख्या है। तो ये आप डिवीजन बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। भारत क्योंकि कृषि प्रधान देश है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कितने लगभग गांव हैं, 6,40,867, और लगभग 68.8% जनसंख्या कहां रह रही है, गांव में निवास कर रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। अब देख सकते हैं आप कि ग्रामीण जनसंख्या, ये मैंने ईयर वाइज आपकी लिख दिया, आपको समझ में आ जाएगा। इससे एक ट्रेंड आपको पता चल जाएगा कि जब विकासशील देश क्यों विकासशील कहे जाते हैं, क्यों ग्रामीण जनसंख्या से नगरीकरण की तरफ बढ़ते हैं या कृषि प्रधानता से औद्योगिकरण की तरफ बढ़ते हैं। तो 1901 में अगर आप देखें तो केवल 10.8% हमारी जनसंख्या क्या थी, नगरीय थी। बाकी 89.2% जनसंख्या, 89.2% क्या थी, ग्रामीण थी। अब धीरे धीरे 1911, 21, 61 और 1951 तक आइए, तो ये हमारा लगभग आजादी के समय की है। तो 82.7% हमारी क्या रह गई थी, ग्रामीण जनसंख्या, 17.3% नगरीय जनसंख्या हो गई थी। और 2011 में ये घटते घटते ग्रामीण जनसंख्या 68.84 हो गई, और जो हमारी 31.16 के आसपास लगभग क्या हो गई, ये शहरी जनसंख्या हो गई, या 31.2, और इसको 68.8 में रख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये अब 2021 का जब जनगणना आएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये ग्रामीण जनसंख्या और घट गई। इससे एक जो ट्रेंड पता चलता है, इस पूरे टेबल से आप ये निकाल सकते हैं, एक आध कंक्लूजन अगर आप निकालना चाहें तो ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, ग्रामीण जनसंख्या, ठीक है, इसे कंक्लूजन, एक सेकेंड, ठीक है, यहां से लिखते हैं। एक कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ग्रामीण जनसंख्या में कमी। ठीक, यह कंक्लूजन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं कंक्लूजन के आधार पर आप उत्तर लिखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है कि भारत के जनसंख्या के स्ट्रक्चर या संगठन को देखते हुए हम कैसे कह सकते हैं कि भारत एक विकासशील देश है। तो विकासशील देश की परिभाषा मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जो देश एग्रीकल्चर या कृषि को छोड़ते हुए औद्योगिकरण की तरफ बढ़ता है, नगरीकरण की तरफ बढ़ता है।
तो इस टेबल से हमको ये दिखाई पड़ रहा है। तो ग्रामीण जनसंख्या में कमी, एक तो ये दिखाई पड़ेगा, दूसरा क्या दिखाई पड़ेगा, नगरीय जनसंख्या में वृद्धि। ठीक, इससे क्या हो रहा होगा, औद्योगिकरण हो रहा होगा, ठीक, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा होगा, या तृतीय क्रियाएं बढ़ रही होंगी। और दूसरा क्या हो रहा होगा, नगरीकरण भी तेजी से होगा, नगरीकरण, अर्बनाइजेशन, ये भी तेजी से होगा। तो ये 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, और इससे आप कह सकते हैं कि ये विकासशील देश है और हम एक ट्रांजिशन फेज में है। तो अगर आप कंपैरिजन लिखना चाहें तो 1901 में कितनी जनसंख्या थी ग्रामीण, 89.2, और ये 2011 में कितनी हो गई, 2011 में 68.84। ठीक है, तो ये आप कंपैरिजन दिखा के आप इस चीज को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। और नगरीय जनसंख्या जो 10.8% थी वो आ गई 31.16% पे। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, इन चीजों से ये कंक्लूजन ड्रॉ करने जरूरी हैं। इन कंक्लूजनों से ही आप, या इन आप कह सकते हैं उपसंहारों से, या इन सारांशों से आप अपने पॉइंट को प्रूव कर सकते हैं, लॉजिक आंसर्स में लिख सकते हैं। अब देखिए, ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो गांव हमारे देश का बड़ा ही जीवंत संगठन है। तो हम कह सकते हैं कि जो एक बहुत लाइवली दिखने वाला हमारा कंपोजिशन है जनसंख्या का, वो गांव में है। सहयोग यानी एक दूसरे को मदद करना, सहकारिता यानी मिलजुल कर कोई बिजनेस या कोई ट्रेड करना या खेती करना, स्वावलंबन यानी कि आत्मनिर्भर रहना, ये ग्राम संगठन के आधार रहे हैं। इससे गांव का जीवन संगठित होता है। इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखकर ब्लास महोदय ने भारत को गांव का आदर्श देश कहा है। तो ब्लास ने कहा है कि आइडियल नेशन अगर गांव का कोई है, गांव में आइडियल कहीं दिखता है, आदर्श कहीं दिखता है किसी देश में, तो भारत में दिखता है। इसके बाद मध्य प्रदेश और बिहार का स्थान आता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात अपेक्षाकृत कम है। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो ग्रामीण जनसंख्या बाकी के प्रदेशों में है, यानी कि आप जो मैदानी इलाके हैं वहां पर ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है। नॉर्थ ईस्ट वगैरह में जाएंगे तो जनसंख्या कम है। उसमें हमने देखा था जनसंख्या घनत्व के अनुसार भी वो कम थे, क्योंकि कृषि वगैरह वहां ज्यादा नहीं हो पाता है, जबकि इन क्षेत्रों में कृषि की उपलब्धता, कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता ज्यादा है। प्राचीन समय में गांव पूरी तरह स्वावलंबी होते थे, किंतु वर्तमान शताब्दी में आधुनिक शिक्षा के प्रभाव, व्यक्तिवादी भावना की वृद्धि, संयुक्त परिवार प्रथा के विघटन, परिवहन के साधनों में विकास, कुटीर उद्योग और इस औद्योगिकरण और नगरीय सभ्यता के विकास आदि कारणों से गांव का स्वावलंबी जीवन समाप्त हो रहा है। तो एक ये चीज आप कह सकते हैं कि एक कंक्लूजन निकाला गया है, या एक उपसंहार में आप लिख सकते हैं कि जैसे अगर सवाल पूछा जाए कि गांवों से नगरीकरण के बीच में क्या हानियां दिखाई पड़ रही हैं, या विकासशील देश अपने बढ़ते विकास के तरफ में गांव में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, तो आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं। ठीक है, कि अब धीरे धीरे परिवहन के साधन, संयुक्त परिवार हटके एक सिंगल परिवार का हो जाना और नगरीय सभ्यता का धीरे धीरे विकास होने से गांव का जो स्वावलंबी जीवन है समाप्त हो चुका है। स्वावलंबी जीवन से मतलब क्या है? देखिए, गांव में क्या होता था कि हर चीज एक दूसरे का वहां मौजूद होता था। जैसे लकड़ी वाला करने वाला अलग है ना, उसके मिट्टी का काम करने वाला अलग, छोटी छोटी व्यापार करने वाले अलग। तो गांव के लोग एक दूसरे से ही अपनी चीजें कर लेते थे, उन्हें बाहर जाना नहीं पड़ता था, वो सेल्फ डिपेंडेंट थे, स्वावलंबी थे। अब धीरे धीरे ये चीज खत्म हो रही है, अब इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है तो दूसरे पर डिपेंड होना पड़ रहा है। भारत की अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या सतलज गंगा के मैदान और तटवर्ती भागों में मिलती है। उत्तर प्रदेश के गांव की संख्या और ग्रामीण जनसंख्या दोनों ही अधिक है। ठीक है, और उसके बाद फिर नॉर्थ ईस्ट वगैरह वाले कम आते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और गंगा सतलज के मैदान मतलब लेकर पंजाब से लेकर आप इधर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल तक चले जाइए, ये जो इलाके हैं यहां पर ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिवीजन है। जनसंख्या के आधार पर गांवों को निम्न वर्गों में विभक्त किया गया है। 500 से कम जनसंख्या वाले गांव, यानी 501 से 1000 तक की जनसंख्या वाले गांव, 1000 से 2000 की जनसंख्या वाले गांव, 2001 से 5000 की जनसंख्या वाले गांव, 5001 से 10,000 की जनसंख्या वाले गांव, और 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले गांव। अब आप कहेंगे सर कि 5000 से अधिक को तो नगर मान लेते हैं, लेकिन और भी तो कंडीशंस होती हैं। जैसे हमारे नगर में क्या क्या कंडीशन थी बताया था मैंने, रिवाइज करिए। एक तो 5000 तक की जनसंख्या हो, 400 तक का जनसंख्या घनत्व हो, 1 वर्ग किलोमीटर में 400 हो, और 75% जनता क्या हो, गैर कृषि कार्य कर रही हो, गैर कृषि कार्य। लेकिन गांव में तो क्या है, इनमें कृषि कार्य में लगे हुए ज्यादा लोग दिखाई पड़ेंगे, इसलिए इनको गांव बताया जा रहा है।
अब आते हैं थोड़ा अर्बन पॉपुलेशन की तरफ। तो अर्बन पॉपुलेशन, नगरीय जनसंख्या, वो है जहां भी मैंने आपको समझाया कि लगभग ज्यादातर लोग इसके जो होते हैं वो गैर कृषि कार्यों में यानी द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्रों में लगे होते हैं। यद्यपि भारत गांव का देश है, फिर भी हमारे यहाँ नगर और नगरीय जनसंख्या यथेष्ट मात्रा में है। हमारे यहाँ नगर और नगरीय जनसंख्या की निरंतर वृद्धि हो रही है। 1901 में भारत की कुल नगरीय जनसंख्या 2.60 करोड़ थी, अर्थात कुल जनसंख्या का 10.84%, जो 11 में बढ़कर 37.7 करोड़ यानी 31.16% हो गई। अभी हमने इसकी चर्चा की थी कि लगातार नगरीकरण हो रहा है, नगरों की जनसंख्या बढ़ रही है। हमारे देश में नगर कहलाने के लिए कुछ बातों का होना अनिवार्य है। क्या होना अनिवार्य है? कई बार हमने इसको डिस्कस भी किया है। वे सभी स्थान जहां पर कम से कम 5000 की जनसंख्या हो, जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, यानी एक वर्ग किलोमीटर में कम से कम कितने लोग रहते हो? 400 लोग। जहां पुरुष जनसंख्या का 75% भाग गैर कृषि कार्यों में लगा हो, नॉन फार्म एक्टिविटीज जिसको कहते हैं। तो फार्म एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? प्राथमिक क्रियाओं में जल्दी बताइए। पहला कृषि, कई बार मैं रिवाइज कराता हूं क्योंकि इकोनॉमिक्स से भी जुड़ा हुआ है। दूसरा भोजन संग्रह और आखेट, जो पहले होता था अब तो कम दिखाई देगा, भोजन संग्रह एवं आखेट, ठीक। इसके अलावा तीसरा क्या था? खनन, और एक महत्वपूर्ण क्या था? पशुचारण, पशुचारण। तो ये वो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो क्या है, जो ये नहीं होनी चाहिए। यानी 75% लोग इससे अलग कोई काम करें, विनिर्माण में काम करें, सेवा क्षेत्र, पर्यटन, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ये सारी चीजों में काम करें, या शोध में काम करें, हायर और जो क्विनरीज और क्वार्टरनरी एक्टिविटीज मैंने आपको बताई थी उसमें काम करें, तो वो क्या माना जाएगा? नगरीय जनसंख्या माना जाएगा। वे सभी स्थान, इसके अलावा जहां म्यूनिसिपल कमेटी हो, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, यानी जिसको आप नगर पालिका, नगर निगम कहते हैं, कंटेनमेंट बोर्ड जिसको छावनी बोर्ड कहते हैं, नोटिफाइड एरिया कमेटी, ये सब जहां जिस जगह पर रहेंगी उसको हम नगरीय जनसंख्या कहते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको आप जरूर लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में नगरीय जनसंख्या कहलाने की क्या क्या शर्तें या नियम हैं, तो आप उसमें उसको लिख सकते हैं। उपरोक्त विवरण के अनुसार भारत में 2 प्रकार के नगर हैं। एक वे जो सरकारी घोषणाओं के आधार पर नगर बने हुए हैं, यानी एक को सरकार ने डिक्लेयर किया है कि ये नगर या शहर बसा रहे हैं, तथा दूसरे वो जो जनगणना की उपरोक्त 3 शर्तें पूरी करते हैं। तो ऊपर वाला तो जनगणना की शर्तों 1981 के आसपास आई थी, उसको शर्तें पूरे कर रहे हैं। प्रथम वर्ग के नगर म्यूनिसिपल नगर तथा दूसरे वर्ग के नगर जनगणना नगर कहलाते हैं। तो ये जो प्रथम वर्ग है, ये इसके अनुसार अगर किया जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये म्यूनिसिपल नगर हो जाएगा और ये जनगणना नगर हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए नगरों का भी क्या किया गया है? एक डिवीजन किया गया है। तो फर्स्ट, ये मैंने आपको पहले भी इसकी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। फर्स्ट ए क्लास सिटीज किसको कहते हैं? जिसमें जनसंख्या कितनी है? करीब करीब 1 लाख और उससे अधिक। तो ये 60.63% नगरों की ये स्थिति है। बी क्लास शहर कौन से हैं? 50,000 से 99,999 तक 10% नगर इसमें आते हैं। थर्ड क्लास सी क्लास सिटीज कौन सी हैं? 20,000 से 50,000 तक 15% के आसपास। डी क्लास या फोर्थ क्लास सिटीज कौन सी है? 10,000 से 20,000 तक 8%। 5 या ई क्लास कौन सी है? 5,000 से 10,000 के आसपास तो 4%। और 5,000 से कम या 5,000 से लेकर 5,000 तक जो जनसंख्या वाले सिटीज हैं ये 0.52% है। तो आप ये देख सकते हैं कि ज्यादातर भारत में किस तरह की सिटीज हैं? ए क्लास से अधिक। उसके अलावा दूसरे नंबर पे है सी क्लास जो 20,000 से 50,000 तक है। तो ये आप सिटीज का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए जनसंख्या दे देगा कि किसी शहर की जनसंख्या लेट सपोज 70,000 है मान लीजिए, ठीक। अब ऑप्शन में दे देगा ये ए क्लास है कि बी क्लास है कि सी क्लास है कि डी क्लास है। तो आपको क्या देना? आप देखिए 50,000 से 99,999 तक क्या है? बी क्लास, तो बी सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये डिविजन्स पते होने चाहिए जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा भारत की नगरीय जनसंख्या 2011 के अनुसार अगर आप देखना चाहें तो आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा, सेंसस के हिसाब से भी आप डेटा देख सकते हैं। 1981 की जनगणना में भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 12 थी। 91 में ये 23 हो गई, 2001 में 35 हो गई और 2011 में 53 हो गई। सोचिए भारत में 53 ऐसे शहर हो गए जो 10 लाख की जनसंख्या से ज्यादा है। आ रही बात समझ में? तो आप देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट डेटा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 53 महानगरों में 26 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 26 करोड़ जनसंख्या रहती है, जो कुल नगरीय जनसंख्या का 69.15% है, ठीक।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 3 से बढ़कर 8 हो गई है। और ये वृहद कौन कौन से शहर देख लीजिए जो 50 लाख से अधिक हैं। वृहद मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे, ये ऐसे शहर हैं जहां जनसंख्या 50 लाख से भी ज्यादा है। दिल्ली में तो 2 करोड़ टच कर गई है। तो आप देख सकते हैं, तो वृहद मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद और अहमदाबाद, ये वो जनसंख्या है जो 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, आप देख लीजिए इसको। भारत में नगरीय जनसंख्या के उत्तरोत्तर हो रही वृद्धि न केवल प्राकृतिक वृद्धि के कारण है, अब तो इसके अन्य कारण भी हैं। तो क्या कारण है? कृषि क्षेत्र में व्याप्त व्यापारी। अब देखिए, पहले क्या, आज भी आप देखिए कि 55 से 60% लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर बेस्ड हैं, आधारित हैं। लेकिन वहां पर एक अलग तरह की समस्या आ रही है। वहां पर जैसे हम एक कहते हैं कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो रही है, केवल जीविकोपार्जन के लिए खेती हो रही है, पर वो खेती उतना काफी नहीं है उसके लिए। ठीक है ना? तो ये जो एक तरह के छिपी हुई बेरोजगारी, एक वर्ड यूज किया जाता है कृषि के लिए, कि आपको दिखाई पड़ेगा कि उसमें बहुत लोग काम कर रहे हैं, पर वो उसमें एक्चुअली में इनकम कमा नहीं पाते हैं। जैसे मान लीजिए 1 हेक्टेयर जमीन है, इस हेक्टेयर से 2 लोगों का काम है, 2 लोग कमा सकते हैं। अब घर के 22 लोग हैं इसी में लगे हुए हैं, तो दिखाई तो देगा कि कृषि कर रहे हैं, पर क्या फायदा कमाएंगे? तो इसको डिसगिस्ड अनएम्प्लॉयमेंट या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। इस कारण लोग छोड़ छोड़ के बाहर शहरों में जा रहे हैं। अकाल और भूखमरी की स्थिति बने रहने के कारण लोग नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं। पलायन के हमने 2 कारण पढ़े थे पहले, प्रतिकर्ष और अपकर्ष। यानी कभी कभी मजबूरी में हमको जाना पड़ता है, किसी अकाल, परेशानी, महामारी के कारण, बेरोजगारी के कारण। कभी कभी हम क्या करते हैं, अच्छे सुख साधनों के लिए शहर में जाते हैं, तो ये पलायन हो रहा है। परिवहन की सुविधा ये बढ़ रही है, रेल, सड़क आदि के विस्तार के कारण गांव का संबंध मंडी, बड़े नगर और बंदरगाहों से स्थापित हो गया है। तो गांव के व्यापारी वर्ग लोग बड़े नगरों में जाने लगे हैं। तो लोग अब इजीली, अब ट्रेवलिंग आसान हो गई है, लोग आसानी से कहीं आ जा सकते हैं, तो आसानी से लोग शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं। गांवों में कुटीर और लघु उद्योगों का बड़ा तेजी से ह्रास हुआ है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ना? जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, और ये अब से नहीं हो रहा है, ये जब से अंग्रेजों ने उपनिवेश बनाकर भारत को छोड़ा, तभी से हमारे जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थे, लघु उद्योग थे, छोटे छोटे। इसीलिए देखिए, भारत सरकार में एक मंत्रालय चलता है MSME, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस मंत्रालय। ठीक है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय इसको कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयास करती है, ताकि गांव, पहले हमारे अभी जो मैंने बताया ना कि स्वावलंबी जनसंख्या थी पहले, और लोग अपने हिसाब से काम कर लेते थे और अपना गांव का ग्रामीण जनसंख्या चलता था, तो ये छोटे छोटे कुटीर उद्योग चलते थे जो बंद होने लग गए। उसमें टोकरी बनाना, फल और कपड़े बनाना, सारी चीजें आती थी। और भूमिहीन किसान, लैंडलेस जो फार्मर्स हैं, उनके पास जमीन नहीं है, तो उनको जाना ही पड़ेगा। छोटे दस्तकार, इनमें संबंधित लोग नगरों में चले गए। नगरों में इन लोगों को अस्थायी रोजगार मिलने से वहीं बस गए। जमींदार, साहूकार, व्यापारी आदि धनिक वर्ग के लोग भी गांव में जान माल को आवश्यक सुविधाओं के अभाव के कारण नगरों को पलायन कर जाते हैं। गांव में उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाओं की कमी का अभाव है। तो मैंने ये चीजें आपको क्रक्स में बताई थी कि स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, है ना, कभी कभी मनोरंजन के लिए, अच्छी सुख सुविधाओं के लिए, रोजगार के दृष्टि से लोग नगरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। दूसरा चीज, औद्योगिकरण भी हो रहा है। तो औद्योगिकरण से क्या होगा कि नए नए शहर बसाए जाएंगे, तो उससे भी नगरों का तेजी से बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है। अब देखिए, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि नगरीय जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो इससे क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। तो भारत में नगरीय जनसंख्या के असाधारण वृद्धि के कारण अनेक समस्याएं आएंगी। पहले तो आवास की समस्या, यानी प्रॉब्लम ऑफ शेल्टर। भाई आप आज भी बॉम्बे में चले जाइए, आप देखिए कि वहां एक वर्ड यूज होता है खोली, और मतलब जितने देर में बेड आ सकता है उतनी बड़ी वो कमरे होते हैं, और उसमें लोग 3-3, 4-4 लोग एक साथ रहते हैं, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, कहाँ रहेंगे। तो आवास की समस्या रहेगी, कुछ लोग जाके झुग्गी झोपड़ी बनाने लगते हैं। स्वास्थ्य की समस्या, अब आप सोचो कि अगर एक छोटे से जगह में ज्यादातर लोग रहेंगे, अच्छी सुविधा नहीं रहेगी, अच्छा ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, तो बीमार तो पड़ेंगे ही। तो बार बार स्वास्थ्य, अच्छा ज्यादा लोग हैं तो जो हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर हैं, उस पर दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, तो स्वास्थ्य की सुविधाएं की दिक्कत होगी। परिवहन की समस्या, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है कि इतने लोग हैं। आप देखिए, लोकल ट्रेन अगर बॉम्बे में आप देखिए, दिल्ली की मेट्रो देखिए, लोग उसमें धक्के खाते रहते हैं। प्रदूषण की समस्या, ये सबसे गहरी समस्या बनी हुई है। ज्यादा ऑटोमोबाइल होंगे, ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी, तो खूब धुआं उड़ेगा, उससे पूरा जो हवा है वो खराब होगा, जल भी प्रदूषित होगा, ध्वनि का प्रदूषण होगा, है ना। तो ये सारी समस्या बनी हुई है। आजकल तो ई कचरा एक शब्द चला हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। जितने शहर हैं, तो आप देखिए, एक बार आप मोबाइल यूज करते हैं और वो फेंक देते हैं। पहले बिकता था, अब तो सेकंड हैंड कोई खरीदता भी नहीं है। इसके अलावा टीवी, LCD जो भी होता है, कंप्यूटर होता है, आप उसको फेंकते रहते हैं, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक कचरा कहा जाता है। ये भी प्रदूषण का कारण बन रहा है। गंदी बस्ती और झोपड़ियों की समस्या, ये मैंने अभी आपको बताया कि लोग वहां झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं,
और उससे कि फिर क्या होता है, वहां पे उस अनऑथराइज कॉलोनीज बन जाती हैं, वहां पानी की व्यवस्था नहीं होती, बिजली की व्यवस्था नहीं होती, तो ये नगरों में एक समस्या का कारण बनती चली जाती है। अब थोड़ा सा आप आंसर राइटिंग के पर्पज से इस अंतर को देखिए कि ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में क्या अंतर है। तो ग्रामीण जनसंख्या गांव में रहती है, नगरीय जनसंख्या कस्बों, नगरों और महानगरों में रहती है। गांव की आवासीय संरचना अव्यवस्थित रहती है, ये बात ठीक है कि बहुत व्यवस्थित रूप से गांव नहीं बसते हैं, जिसकी जहां जमीन हो अपने हिसाब से घर बनाने लगता है। नगरों की आवासीय संरचना व्यवस्थित होती है, कई मैंने आपको बताया था ग्रिड मतलब उसमें आकृति के हिसाब से भी होती है, ग्रिड पैटर्न होगा या त्रिज्यात्मक पैटर्न होगा। अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या कृषि अथवा अन्य प्राथमिक व्यवसाय से लगी होती है। अन्य प्राथमिक व्यवसाय यानी पशुचारण, है ना, उसके अलावा खनन, आखेट, भोजन संग्रह इत्यादि। नगरीय जनसंख्या मुख्यतः द्वितीयक और तृतीयक प्रकार के व्यवसाय, तो द्वितीयक में उद्योग विनिर्माण आएगा और बाकी व्यापार, तृतीयक में व्यापार, नौकरी आदि में लगी हुई है। ग्रामीण जनसंख्या में सामाजिक संबंधों की दृढ़ता देखी जाती है, जो सामाजिक बॉन्डिंग है वो ज्यादा देखी जाती है। नगरों में आप देखिए कि लोग बहुत ज्यादा बॉन्डिंग नहीं होती है, बहुत फॉर्मल एक दूसरे के साथ रहते हैं। ठीक है, अब ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में और अंतर देख लीजिए। गांव के आधुनिक सुविधा जैसे सड़कें, स्कूल, कॉलेज, चिकित्सा, मनोरंजन आदि की सुविधाएं यहां कम होती हैं। नगर में ये सारी सुख सुविधाएं पाई जाती हैं। प्रतिकर्ष कारक है जिसके लिए लोग छोड़ के गांव को शहरों में आ जाते हैं। गांव में आवास की कोई समस्या नहीं होती, नगरों में आवास की समस्या होती है। गांव में आवास की समस्या नहीं होती इसका मतलब ये नहीं कि सबके बहुत अच्छे मकान बने हैं, लेकिन वहां पर प्राकृतिक साधनों के द्वारा झुग्गी झोपड़ी बनाकर भी आसानी से वहां रहा जा सकता है। गांव में जनजीवन भीड़ भाड़ से मुक्त, शांत, सादा रहता है। नगरों में जनजीवन बनावटी, व्यस्ततापूर्वक, भीड़भाड़ वाला रहता है। बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं जिसको आप बहुत आसानी से रिलेट कर सकते हैं। गांव में पर्यावरण प्रदूषण जैसी कोई समस्या नहीं है या बहुत कम है। नगरों में ध्वनि, धूल, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सारी समस्याएं आपको पाई जाती हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन है, इसको ध्यान रखिएगा और इसको हमेशा आपको दिमाग में लेके चलना है। ठीक है, तो ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के हिसाब से हमने देख लिया, भाषा के आधार पर देख लिया, धर्म के आधार पर देख लिया। अब एक नया पॉइंट देखेंगे कि आयु संरचना क्या है। एज स्ट्रक्चर के हिसाब से, एज कॉम्पोजिशन के हिसाब से जनसंख्या का पूरा प्रतिरूप कैसा दिखाई पड़ता है, कैसा इसका संगठन बनाया गया है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आयु संरचना पर देखते हैं कि जनसंख्या, अब आयु संरचना का सीधा सीधा बहुत सिंपल सा मतलब है। मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं की जनसंख्या 1000 है, ठीक, अब इस 1000 की जनसंख्या को हम अलग अलग आयु वर्ग में बांटेंगे कि 0 से 15 साल के बच्चे लोग कितने हैं, ठीक, तो मान लीजिए हमने कह दिया 300। फिर हम कहेंगे कि 15 से 60 साल के लोग कितने हैं, ये आप एज ग्रुप कुछ भी बना सकते हैं। इमेज में देखिए यहां पर 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29 अलग अलग एज ग्रुप है। पुरुष और महिलाओं का अलग वर्गीकरण है। तो 0 से 15 हमने 300 मान लिया, 15 से 60 हमने मान लीजिए 600 मान लिया, और फिर 60 या उससे अधिक हमने क्या मान लिया, 60 से अधिक में क्या मान लिया, 100 मान लिया। तो ये 1000 का पूरा कॉम्पोजिशन हो गया, है ना। तो जब हम जनसंख्या को अलग अलग आयु वर्ग में विभाजित करते हैं, उससे फिर उसका अध्ययन करके हम निकालते हैं कि कितनी हमारी कार्यशील जनसंख्या है, कितनी हमारी कुशल अकुशल जनसंख्या, वो तो बात की बात हो गई, कितनी हमारी आश्रित जनसंख्या है, ये सारी चीजें हम निकालते हैं। तो कुल मिलाके तात्पर्य देश की कुल जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्ग में कितने प्रतिशत लिए लोग हैं, और किसी भी देश की जनसंख्या की आयु संरचना वहां के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारकों को द्वारा प्रभावित होती है। जाहिर सी बात है सामाजिक कारक भी प्रभावित करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि वहां पर मान लीजिए कि खूब बच्चे हो रहे हैं, लोग सामाजिक रूप से उतने सचेत नहीं हैं, तो छोटे आयु वर्ग के लोग ज्यादा हो सकते हैं। धार्मिक में भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। आर्थिक कारकों के द्वारा तो होते ही हैं, जैसे मान लीजिए कि जन्म दर, मृत्यु दर को प्रभावित करने में ये आर्थिक कारक बहुत महत्वपूर्ण है। पोषण मिल रहा है कि नहीं, खाना मिल रहा है कि नहीं, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं, तो इन चीजों पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन पूरे जनसंख्या को हम आयु वर्ग के हिसाब से विभाजित करते हैं। आयु संरचना का अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है कि देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मुख्यतः 0 से 15, 15 से 60 और 60 से अधिक, मान लीजिए ये हमने संरचना बना ली। अब जिस देश में ये 0 से 15 वाली जनसंख्या और 60 से अधिक वाली जनसंख्या ज्यादा होगी, वहां आश्रित जनसंख्या ज्यादा होगी, यानी ये डिपेंडेंट जनसंख्या है जो काम नहीं कर रही है। ये जो काम करने वाली 15 से 60 वाली जनसंख्या इस पे ज्यादा डिपेंडेंट है, और जहां पर ये वाले लोग ज्यादा होंगे वहां पर आर्थिक प्रगति तेज होगी। तो जिस देश में 15 वर्ष से कम आयु तथा 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक होती है, उस देश का तेजी से विकास नहीं होता, क्योंकि बाल और वृद्ध आयु वर्ग की जनसंख्या आश्रित जनसंख्या होती है। 15 से 60 वर्ष के बीच की जनसंख्या अर्जक, जो क्या करती है, कुछ कमा रही है, जो आप कह सकते हैं कि जो आर्थिक क्रियाएं हैं उसमें लगी हुई है। सन 2011 में भारत में विभिन्न आयु वर्ग का प्रतिशत कैसा है, उदाहरण से देख लीजिए। तो बाल वर्ग, प्रौढ़ वर्ग, वृद्ध वर्ग, ये 3 वर्ग अब बनाए गए हैं।
तो 0 से 14 वर्ष में 35% की जनसंख्या है। 15 से 50 कह सकते हैं आप, 58% है, या इसको 15 से 59 ले लीजिए, ठीक है, ये 58% है। और 60 वर्ष से ऊपर 7% की जनसंख्या है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लेके चल सकते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए लिंग संरचना। अभी तक हमने क्या देखा, आयु संरचना। अभी देखिए आप जनसंख्या संगठन देख रहे हैं, ये हमने पहले ही डिफाइन किया हुआ है पहली भी बुक में, फर्स्ट चैप्टर जब देखा था, सेकंड चैप्टर। तो जनसंख्या संगठन में जनसंख्या को अलग अलग हिसाब से अध्ययन किया जाता है, जैसे हमने किया भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, आयु के आधार पर। अब देख लेते हैं लिंग के आधार पर, और लिंगानुपात वाला पूरा कंडीशन इसमें देखते हैं। जनसंख्या के अध्ययन में लिंग अनुपात का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जनसंख्या का लिंग अनुपात सामाजिक, आर्थिक और जैविक अनेक कारकों द्वारा प्रभावित होता है। बिल्कुल, सामाजिक कारण कैसे प्रभावित करेगा? मान लीजिए किसी सोसाइटी में वो कहा जाएगा कि नहीं, यहाँ लड़कियों का नहीं हम मान सम्मान करेंगे, केवल लड़के चाहिए, तो वहां लड़कों की जनसंख्या ज्यादा होगी, मतलब लड़कियों के भ्रूण हत्या होगी, या लड़कियों को ज्यादा नहीं, कई बार तो जन्म के बाद भी मारा जाता है, ऐसी भी कुरीतियां देखी गई हैं। तो ये सामाजिक कारण भी लिंग अनुपात को क्या करते हैं, अब तो फिर भ्रूण की जांच करा के लोग क्या करते हैं, भ्रूण हत्या कर देते हैं, तो ये सामाजिक कारण भी है। आर्थिक कारक में आप देख लीजिए, जैसे अगर मान लीजिए कि कई ऐसी स्थितियां होती हैं जहां पर लड़कों को ज्यादा क्या किया जाता है, पैसे रुपए संसाधनों का ज्यादा सहयोग किया जाता है, लड़कियों के लिए इतना नहीं किया जाता, स्वास्थ्य में भी उनका उतना सहयोग नहीं किया जाता, तो शायद वो लिंगानुपात में असर डालेंगे। और जैविक यानी बायोलॉजिकल कारण तो होते ही हैं, कहीं लड़की ज्यादा कहीं लड़के ज्यादा। तो लिंग अनुपात का देश के सामाजिक में लिंग अनुपात का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो जो सामाजिक आपका पूरी व्यवस्था है, इसमें लिंग अनुपात का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब एक चीज आप देख लीजिए कि ये जो पूरे भारत में आप कह सकते हैं 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं, ये यौन अनुपात या लिंग अनुपात किस तरह है देख लीजिए। तो आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में 993, अरुणाचल प्रदेश 938, असम में 958। अब ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 2011 में ये डिवीजन नहीं हुआ था, 2013 में हुआ था। बिहार में देखिए केवल 918, गोवा में 973, गुजरात में 919, हरियाणा में 879 सबसे कम था, हिमाचल प्रदेश 972। ये आप लिंगानुपात देख सकते हैं इस तरह से। जम्मू कश्मीर 889, कर्नाटक 973, केरल 1084 सबसे अधिक, ठीक, यहाँ 1000 पे लड़कियां ज्यादा हैं, लड़के कम है। तो केरल में आप शिक्षा स्वास्थ्य का अगर इंडेक्स देखें तो बहुत अच्छा है, तो आपको यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। मध्य प्रदेश में 931, महाराष्ट्र में 929, मणिपुर 992, मेघालय 989, मिजोरम 976 और छत्तीसगढ़ 991। ये अलग अलग स्टेट्स की कहानी आप देख लीजिए, ठीक है। उत्तराखंड, झारखंड, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, ये सारे भारत के स्टेट्स का आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। तो खास उत्तर प्रदेश में देखिए 912, पश्चिम बंगाल 950, दिल्ली 868, सोच लीजिए, अंडमान निकोबार 876, चंडीगढ़ 818, दादरा नगर हवेली 774, दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी में भी आप देखिए 1047। और पूरे भारत का कितना लिंग अनुपात है, 943। इसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा अगर आप देखें राज्यों में तो केरल में कितना देखा हमने, 1084, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देखिए 1084। तो ये आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो लिंगानुपात यानी प्रत्येक 1000 पुरुषों पर कितनी और महिलाएं हैं या लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं। तो ये लिंग के अनुसार जब हम जनसंख्या का क्या करते हैं, पूरा एक कंपोजिशन डिफाइन करते हैं या उसके बारे में बताते हैं, तो ये लिंग संगठन के हिसाब से होता है। दूसरा एक और डिवीजन हम करते हैं कार्यरत और अकार्यरत जनसंख्या, यानी वर्किंग एंड नॉन वर्किंग पॉपुलेशन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये देश की अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। किसी देश का आर्थिक विकास और उसकी सुख समृद्धि का बहुत कुछ वहां की जनसंख्या के आकार, गुण और योग्यता संबंधी बातों पर निर्भर करती है। यानी वहां की योग्यता खास करके किस पे देखी जाएगी, कार्यरत और अकार्यरत होने के लिए महत्वपूर्ण बात होगी है। इस प्रकार की जनसंख्या देश का महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि मानव को हम किस रूप में देखें, मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स। और इस मानव संसाधन को हम फिर क्या करेंगे, अगर इसको मान लीजिए हम मूल्य वृद्धि करेंगे, अगर इसको शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, सब कुछ करेंगे, तो ये मानव संसाधन किस में परिवर्तित हो जाएगा, मानव पूंजी। और फिर इस मानव पूंजी को या मानव पूंजी को हम किस में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी कार्य में हम इस्तेमाल करके अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। श्रम शक्ति से तात्पर्य, अब देखिए श्रम शक्ति है, लेबर फोर्स जिसको कहते हैं, इससे तात्पर्य लोगों की उत्पादन क्षमता, विज्ञान व तकनीकी स्तर तथा आर्थिक स्थिति से होती है।
इस श्रम शक्ति का विकास विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के द्वारा किया जाता है, यानी जिसको मूल्य वृद्धि की बात में जो कर रहा था। ऐसी योग्य और निपुण श्रम शक्ति के बल पर किसी देश का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कद ऊंचा होता है। तो जो श्रम शक्ति ज्यादा कुशल होगी, शिक्षित होगी, विज्ञान और तकनीक से जुड़ी होगी, वहां का आर्थिक विकास बेहतर होगा। ठीक है ना। मैंने आपको जो क्रियाकलाप बताए थे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उसमें चतुर्थक और पंचम क्रियाकलापों तक हम गए थे, जिसमें शोध, विज्ञान, तकनीक सब कुछ था। तो फिर हमने गोल्डन कॉलर जॉब्स, ब्लू कॉलर जॉब्स देखे थे, व्हाइट कॉलर जॉब देखे थे। तो जितना ज्यादा ये कुशल जनसंख्या होगी, इसका कार्यरत और अकार्यरत जनसंख्या के हिसाब से हम इसलिए देखते हैं कि आर्थिक परिस्थितियों को हम पता लगा सकें और देख सकें कि इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। अब जनशक्ति, मैन पावर क्या है? सभी प्रकार का वह मानवीय श्रम जो किसी भी प्रकार से आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद हो, जनशक्ति कहलाता है। हमारे देश में जनगणना विभाग ने हमारी जनशक्ति को दो भाग में बांटा है, कार्यरत और अकार्यरत। अब देख लेते हैं। कार्यरत किसको कहते हैं? शारीरिक अथवा मानसिक रूप से किसी भी दृष्टि से उत्पादक कार्य में लगे हुए लोगों को कार्यरत कहा जाता है। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट, दो तरह की चीजें बताई जा रही हैं, एक फिजिकल और एक मेंटल। यानी चाहे आप कोई शारीरिक या फिजिकल काम कर रहे हो या मेंटल काम, जैसे मान लीजिए आप लैपटॉप पर बैठे हैं, बहुत बड़ा कोडिंग करके सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मेंटल काम आप कर रहे हैं, तो ये भी आपका क्या होगा? वर्किंग या कार्यरत पॉपुलेशन कहा जाएगा। इसमें 15 से 59 वर्ष के आयु को शामिल किया जाता है। इन्हें अर्जक जनसंख्या कहते हैं। तो ये अर्जक जनसंख्या, बाकी 15 से नीचे और 60 से ऊपर, ये क्या है? आश्रित जनसंख्या। इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जनशक्ति हो गया। अकार्यरत क्या है? जो लोग किसी उत्पादन कार्य में नहीं लगे हैं, उन्हें अकार्यरत कहा जाता है। इनके अंतर्गत गृहिणियां, अब देखिए ये बड़ा एक अजीब बात है कि ये गृहिणी काम तो करती हैं, लेकिन आर्थिक, मैंने आपको शुरू में बताया था, एक शब्द है इकोनॉमिक एक्टिविटी या आर्थिक क्रिया। अब आर्थिक क्रिया की जो डिफिनीशन है वो यही कहती है, आर्थिक क्रिया की जो डिफिनीशन है वो ये कहती है कि आप क्या करें? पैसा कमाने के लिए, डॉलर कमाने के लिए, जो भी कह लीजिए, पैसा कमाने के लिए अगर आप काम करेंगे या अपना लिवलीहुड कमाने के लिए काम करेंगे, तब हम उसको आर्थिक क्रिया मानेंगे। लेकिन गृहिणियां क्या है? फ्री में कर रही है घर में। तो गृहिणियां, विद्यार्थी, पेंशन पाने वाले, आश्रमों में रहने वाले, भिखारी, ये सारे लोग क्या हैं? ये किसी आर्थिक क्रिया में या वर्किंग पॉपुलेशन में नहीं लिए जाते हैं। 0 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के बालक और 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग इसमें शामिल किए जाते हैं। इन्हें आश्रित जनसंख्या कहते हैं। और पहला वाला क्या था? अर्जक जनसंख्या था। भारतवर्ष की लगभग 58% जनसंख्या कार्यरत और 42% जनसंख्या अकार्यरत है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार। हालांकि भारत दुनिया में सबसे वन ऑफ द मोस्ट यंग कंट्री, युवा देश है। हमारे यहाँ औसत जनसंख्या, औसत जो आयु है पूरी जनसंख्या की 27 से 30 वर्ष के बीच में है। अब देख लीजिए मानक जनगणना की कुछ परिभाषा, एकदम जो जिसको कहते हैं कि सरकारी दस्तावेज, समझ लीजिए। श्रमिक क्या है? वर्ष में लगभग 183 दिन कार्य करता है। सीमांत श्रमिक क्या है? वह जो वर्ष के 183 दिन से कम काम करता है। दोनों लगभग 39.8% लोग हैं। श्रमजीवी जनसंख्या गोवा 40%, दमन दीव 49.6% है। श्रमिकों का अधिक प्रतिशत हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल और नागालैंड में है। श्रमिकों का देख लीजिए। केंद्र शासित प्रदेशों में श्रमिक प्रतिभागी दादर, नगर हवेली, दमन और दीव में ज्यादा है। तो ये स्टेट वाइज मैंने कुछ डेटा आपके सामने रख दिया है, इसको आप देख सकते हैं। अब देख लेते हैं, हमने क्या देख लिया? कार्यरत और अकार्यरत। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज आ गया, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, व्यावसायिक संरचना क्या है? व्यावसायिक संरचना मतलब फिर वहीं आ जाइए कि प्राथमिक क्रियाओं में लगे हुए हैं कि द्वितीयक क्रियाओं में लगे हुए हैं कि तृतीयक क्रियाओं में लगे हुए हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिवीजन है जिसे आपको लेके चलना है। ठीक, तो जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना से तात्पर्य कुल जनसंख्या के उस अनुपात से है जिसमें जनसंख्या विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में लगी हुई है, जैसे सर्विस, बिजनेस, वेज अर्नर, एग्रीकल्चर, कि आप कृषि में कितना है, सेवा में कितना है, या सैलरी या वेजेस के तौर पे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जैसे अब मैंने आपको बार बार बताया है कि 3 तरह के मुख्य रूप से हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं। प्राथमिक क्रियाएं जिसमें कृषि है, भोजन और आखेट है, भोजन संग्रह और आखेट है, इसके अलावा खनन है, इसके अलावा पशुचारण है। जो द्वितीयक है उसमें विनिर्माण है, तृतीयक में सेवा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी चीजें हैं। चतुर्थ और पंचम क्रियाकलापों में उपग्रह से लेकर शोध क्रियाएं, उच्च शिक्षण, ये सब आता है। अब वो अलग अलग जनसंख्या किस चीज में लगी हुई है, ये व्यावसायिक संरचना कही जाती है। दूसरे शब्दों में कुल जनसंख्या विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में किस अनुपात में लगी है, इसी को जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना कहते हैं। कितना % लगी है। कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात भिन्न भिन्न होता है अलग अलग देशों में, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही देश में भिन्न भिन्न समय में भी अभी भिन्न होता है। इसके कारण क्या है? अवसरों की उपलब्धि। अब ये ध्यान से समझ लीजिए,
आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप उसी हिसाब से जनसंख्या काम करेगी। जैसे मान लीजिए कि अगर बहुत सारी इंडस्ट्रीज खोल दी जाएं और सभी लोगों को रोजगार दिया जाए, तो क्या ज्यादा लोग कृषि में रहेंगे, छोड़ के वहां चले आएंगे? नहीं खुलेगी, अगर अवसर की कमी है तो कृषि पे ज्यादा रहेंगे। तो अवसर की उपलब्धि एक बड़ा कारण होती है। दूसरा, प्रत्याशित आयु, कितने साल तक आप जिएंगे। कार्य के प्रति जनता का दृष्टिकोण कैसा है। पहले जमाने में एक शब्द चलता था कि उत्तम खेती निषिद्ध चाकरी, मतलब खेती सबसे बढ़िया मानी जाती थी और नौकरी सबसे खराब मानी जाती थी, तो लोग नौकरी पे जाते ही नहीं थे, पकड़ पकड़ के लोग ले जाते थे। आज क्या है, आज लगता है कि गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए, जॉब मिल जाए, सबसे अच्छी है, खेती बेकार है। तो लोगों का दृष्टिकोण कैसा है, व्यावसायिक संरचना भी वैसी होती है। वर्ष 2001 में जहां भारत की कार्यशील जनसंख्या 39.9% थी, 2011 के अनुसार भारत की कार्यशील जनसंख्या 58% हो गई है। देख रहे हैं आप, तो ये एक बहुत अच्छा साइन आप कह सकते हैं। अब देख लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में कार्यरत जनसंख्या में 39.9%, जिसमें मुख्य कार्यरत 75.2% और सीमांत श्रमिक 24.8% है। कृषक 24.6%, कृषक श्रमिक 30%, ठीक। गृह यानी जिसको जो अपनी खेती कर रहा है 24% और जो लेबर के तौर पे काम कर रहा है वो 30%। गृह कार्य में 3.8% और अन्य कार्यरत जनसंख्या 41 पॉइंट है, ठीक है ना, ये 41.6, इसको पॉइंट समझ लीजिएगा। 3.8% 41.6% है। देश की कार्यरत जनसंख्या में कृषक और खेतिहर श्रमिकों की अधिक संख्या देश के मंद आर्थिक विकास को दर्शाती है। बार बार हमने डिस्कस किया हुआ है कि ज्यादातर हमारे यहाँ क्या है, एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं। एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारे क्या है, एक बड़ी समस्या है क्या, भूमिहीन किसान, भूमिहीन किसान। अब एक चीज आप समझ लीजिए कि लैंडलेस लेबर अगर होगा तो वो क्या करेगा, वो किसी दूसरे के खेत पे काम करेगा और उसकी आर्थिक स्थिति कभी ठीक नहीं होगी। और आपको पता है कि 55 से 60% लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आधारित हैं, इसलिए आर्थिक विकास ठीक से नहीं हो पा रहा। कृषि में स्त्री श्रमिकों का भाग तो है और भी अधिक है, इससे हमारे देश में कृषि का महत्व स्पष्ट होता है। हमारे यहाँ 80% से भी अधिक जिलों में कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय है। देश के बहुत ही कम जिलों में औद्योगिक श्रमिकों का बाहुल्य है। तो ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का ये क्रक्स आप ध्यान रखिएगा कि कृषि श्रमिक ज्यादा हैं, औद्योगिक श्रमिक कम है। अब जरा सा कार्यरत जनसंख्या का वितरण देख लेते हैं, कहां किस तरह से डिवीजन किया गया है। अधिक कार्यरत जनसंख्या वाले प्रदेश, इसके अंतर्गत वे क्षेत्र आते हैं जहां 45 से 60% लोग श्रमिक हैं। इस वर्ग में हिमालय के दुर्गम क्षेत्र, उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश और प्रायद्वीपीय भारत के छोटे छोटे आंतरिक क्षेत्र हैं, ठीक, जहां पे केवल 45 से 60% लोग श्रमिक हैं। सामान्य कार्यरत वाले, इसके अंतर्गत वे क्षेत्र आते हैं जहां 35 से 45% लोग लेबर हैं। प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भाग इसमें आते हैं, जो साउथ इंडिया वाला पूरा पार्ट है, ठीक। आगे देखते हैं कम कार्यरत, इसके अंतर्गत वे क्षेत्र आते हैं जहां 25 से 35% लोग श्रमिक हैं। इस वर्ग के में उत्तरी मैदान भाग, असम, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान लोग आते हैं, जहां पर श्रमिक कम है, 25 से केवल 35%। नॉर्थ इंडिया और गुजरात ये ट्रेडिंग व्यवसाय वाले जहां ज्यादा हैं। न्यूनतम कार्यरत वाले, इसके अंतर्गत वे क्षेत्र आते हैं जहां 25% से लोग श्रमिक, कम लोग श्रमिक हैं। यहां सिक्किम, जम्मू कश्मीर, मिजोरम के अधिकांश भाग आते हैं। तो ये कम कार्यरत वाले और न्यूनतम कार्यरत वाले और अधिक कार्यरत वाले जनसंख्या का वितरण है। ये भी एक छोटा सा डेटा है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो कार्यरत वितरण अगर आप देखेंगे तो 4 वितरण है। अधिक कार्यरत वाले जहां पर क्या है, कम से कम 45 से 60% लोग श्रमिक हैं। सामान्य कार्यरत वाले जहां पर आपको 35 से 45% है। इसके अलावा कम कार्यरत वाले 25 से 35 और न्यूनतम कार्यरत वाले क्या है 25% से भी कम है, ठीक है। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के साथ ही हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो हमने पूरा का पूरा जनसंख्या, इसका घनत्व, वितरण सब कुछ देखा, इसके बारे में समझा, इसके प्रभावित करने वाले तत्वों को देखा और लास्ट में हमने व्यावसायिक संरचना को देखा। आई होप कि एक बार में ये पूरा चैप्टर आपको विधिवत समझ में आया होगा। इसमें किसी पॉइंट में कोई परेशानी है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। इस चैप्टर को हमने छोटे छोटे टॉपिक्स में भी कवर किया है, उसको भी आप देखकर जरूर चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बात का और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट है magnetbrains.com। इस वेबसाइट पर आप आकर सीबीएसई हिंदी मीडियम क्लास 12 सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर मेरे साथ इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र जैसे महत्वपूर्ण विषयों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके साथ आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर सीबीएसई पर बेस्ड, एनसीईआरटी पर बेस्ड पूरे सिलेबस का आपको ओवरव्यू मिलेगा। पूरे सिलेबस में हर चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन,
हर चैप्टर के छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियोस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सारी चीजें आपको डिटेल में यहां पर आपको मिलती हैं, एक क्रम में मिल जाती हैं। तो यहां आप एक एक चैप्टर को मेरे साथ यहां वीडियोस लेक्चर में पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 100% निःशुल्क है। कक्षा 6 से 12 तक के लिए आप किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना। बस छोटा सा काम करना है कि ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आप लोगों तक ये वीडियोस ज्यादा से ज्यादा लेकर आते रहें, आपकी परीक्षाएं और आसान होती रहें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।